Hi everyone. Now, since the UPPCS results are out, I am getting a lot of query regarding UPPCS मेंस। सिर्फ 2025 वालों का ही नहीं, जिनको 2026 में भी अटेम्प्ट देना है, उनकी भी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी एंड दे आर आस्किंग अबाउट द स्मैश प्रोग्राम ऑफ यूपीपीसीएस। नाउ इन दिस वीडियो व्हाट आई हैव डन कि जो ओरिएंटेशन क्लास था स्मैश प्रोग्राम का, उसको मैंने अपलोड कर दिया है सो दैट यू कैन सी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है एंड हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू। और जिनको भी स्मैश प्रोग्राम में एनरोल होना होगा, गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आप गूगल फॉर्म पे जाके प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो। अदरवाइज़ व्हाट यू कैन डू कि जो हमारा टेलीग्राम का सपोर्ट चैनल है, हेल्पलाइन चैनल है, आप डायरेक्टली वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, राइट। तो आप ओरिएंटेशन क्लास देख लेना, चाहे आप प्रोग्राम में एनरोल हो या ना हो। बट काफ़ी कुछ मेंस को लेके मैंने बात की है, डैट विल गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज मैंने एक पोल भी किया था टेलीग्राम पे एंड यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 3,500 बच्चों ने वोट किया है, प्लस ऑलमोस्ट 2,000 डाउट गूगल फॉर्म पे भी आया था। एंड व्हाट आई हैव सीन कि 3-4 एरिया हैं जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें 2026 के लिए। सेकंड थिंग इज़ करंट अफेयर। आप प्री की बात करो या फिर मेंस की बात करो, करंट अफेयर का एक अलग वेटेज होता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट अकॉर्डिंगली और यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे भी ये पोस्ट किया था कि अब करंट अफेयर ऐसा नहीं आ रहा है कि आप लास्ट में सिर्फ आय दृष्टि करके चले जाओ, आपको साल भर करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड वन इज़ मेंस स्ट्रेटजी आंसर राइटिंग। इसको हम स्मैश प्रोग्राम में देखेंगे। इसके साथ मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कैसे आपको मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करना है। जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो अभी मेंस का ही देखना है। आप प्रीलिम्स की पढ़ाई अभी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। प्री आपका जुलाई अगस्त के टाइम पे होगा, तो आपके पास 6-7 महीना प्री को लेके है। उसके बाद 2-3 महीने बाद जब भी मेंस हो, सो आज से लेके मेंस तक 2026 वालों के पास कम से कम 8-9 महीना हाथ में आए, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेंस होना चाहिए। सो आप इस वीडियो को पूरा देखना। जो ओरिएंटेशन क्लास में बताई गई चीज़ें हैं उनको ध्यान से समझना, मेंस में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। साथ में कोई और डाउट है स्पेसिफिकली यू वांट कि मैं किसी पर्टिकुलर डाउट को उठाऊं 2026 वाले जो हैं या फिर 2025 का जो मेंस दे रहे हैं, आप कमेंट करना। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो आपके हर एक डाउट को इनकॉर्पोरेट करूंगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द ओरिएंटेशन लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट। Hi everyone, this is Rahul and I welcome you all to this SMASH program. The name itself suggests that it is a structured mains answer writing with a smart hack. So in this program, I'll teach you ki how to do answer writing, how to think clearly, how to stop going blank जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है। जब आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन देखते हो, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो या ना हो, बट फिर भी आप उस क्वेश्चन को बहुत ही कंसाइजली, बहुत ही एक्यूरेटली लिख सकते हो, पॉइंट जनरेट कर सकते हो। नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर, ये आपका ओरिएंटेशन लेक्चर है। आज मैं बेसिकली बात करूँगा व्हाट दिस प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट। आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, साथ में हमको मिलके कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग इज़ समथिंग जो वन साइडेड नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ कुछ बोलूँगा, आप सुनोगे और आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी। इनफैक्ट आंसर राइटिंग को आप हटाओ, हम मेंस की बात भी करें तो मेंस एक ऐसा स्टेज होता है जो पेपर पेन बेस्ड होता है। यहाँ पे सिर्फ सुनना नहीं है आपको, यहाँ पे चीज़ें आपको लिखनी भी होंगी, तभी आप सीख पाओगे। एंड सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि आंसर राइटिंग को लेके बहुत लोग डरते हैं। अभी रिसेंटली एक टर्म बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। नॉर्मली हम फोमो जानते क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। अभी रिसेंटली एक टर्म बहुत वायरल हुआ है, उसका नाम है फोफो, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। ये एक मेडिकल टर्म है, बट इसको आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम मेंस की बात करें, जैसे हम आंसर राइटिंग की बात करें, तो यहाँ पे बच्चे लिखते नहीं हैं आंसर, यहाँ पे बच्चे अपने स्किल को शार्पन नहीं करते हैं। द रीज़न इज़ कि कभी कभी उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, उनको पता है, कंटेंट पता है, बस उनको एग्ज़ाम में जाके लिखना है। बट कंटेंट पता होना और एग्ज़ाम में लिखना दो बहुत अलग अलग चीज़ होती है। सेकंड थिंग, डरते हैं वो। दिमाग में ये होता है कि मैंने आंसर लिखा, मेरा आंसर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। दैट इज़ वाई आंसर लिखने से बचते हैं। और अगर आप आंसर लिखने से बच रहे हो, आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आंसर लिखने से बच रहे हो, देन दिस स्टेज इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू। नाउ देखो, सबसे पहले आंसर राइटिंग की बात करें तो
आंसर राइटिंग को लेके बहुत हुआ है कि आंसर राइटिंग बहुत टफ होती है, ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है। बट सबसे पहली बात ये है कि आंसर राइटिंग को लेके आपके मन में जो भी प्री कंसीव्ड नोशन है, जो भी डर है कि मैं नहीं लिख पाऊँगा, तो बिल्कुल इसको निकाल दो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप आंसर राइटिंग बचपन से करते हुए आ रहे हो। आपने स्कूल में लिखा है, आपने कॉलेज में लिखा है, तो आंसर राइटिंग इज़ नॉट समथिंग कि बहुत नया है आपके लिए। तो डिफ़रेंस कहाँ आता है? डिफ़रेंस आता है कंटेंट में, डिफ़रेंस आता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डिफ़रेंस आता है कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे फ़्लो कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता था कि जब हम स्कूल में लिखते थे आंसर, कॉलेज में लिखते थे, तो हमको सिर्फ़ पेजेस फ़िल करना होता था। जो मन में आ रहा है हम लिख दे रहे हैं, कुछ कीवर्ड देखे उस कीवर्ड के बारे में लिख दिए। बट यूपीपीसीएस में ऐसा नहीं चलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे जो पूछा गया है आपको वही लिखना होगा। एग्ज़ामिनर हज़ारों कॉपीज़ चेक करता है, अगर आपका आंसर उसको फुलफ़िलिंग नहीं लगा, आपका आंसर देख के उसको ये नहीं लग रहा है कि आप क्वेश्चन को डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हो, तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेगा। और यही डिफ़रेंस होता है कि जो भी आप रैंडम आंसर लिखते हो वर्सेस जो मार्क्स फेचिंग आंसर होता है। मार्क्स फेचिंग आंसर बहुत अलग नहीं होता, मार्क्स फेचिंग आंसर बस ये होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको आंसर कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है आंसर राइटिंग में। और यही स्किल हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आपके पास जो भी लिमिटेड नॉलेज है, उसको कैसे आप इफ़ेक्टिव आंसर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आपके मन में 1% भी आंसर राइटिंग को लेके फ़ियर नहीं रहेगा। कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, बहुत आराम से आप लिख सकोगे, बहुत आराम से आप पॉइंट जनरेट कर सकोगे, बहुत आराम से आप क्वेश्चन की डिमांड को फुलफ़िल कर पाओगे। सो आई कैन गारंटी यू कि आफ्टर दिस प्रोग्राम आंसर राइटिंग ही आपको करना बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली दौड़ने लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा? मैं इसका आंसर कैसे जनरेट कर सकता हूँ? इसको हम मल्टीपल टेम्पलेट के थ्रू समझेंगे, मल्टीपल फ्रेमवर्क के थ्रू समझेंगे, सो दैट आंसर राइटिंग आपका सबसे फेवरेट पार्ट बन जाए इस एग्ज़ाम के स्टेज का। ट्रस्ट रखना, पेशेंस रखना, practice honestly with me, and I will guarantee that mains answer writing will become a cakewalk for you. Now before we move forward, यूपीपीसीएस के मेंस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कैसा यूपीपीसीएस का मेंस डिज़ाइन होता है और कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, हमको किस तरीके से मेंस को अप्रोच करना होता है। यहाँ पे देखो आपका ये मेंस का टाइम टेबल है और मेंस आपका ऐसे ही शेड्यूल होता है। पहले दिन आपका सामान्य हिंदी होगा, निबंध होगा, ऐसे होगा। उसके बाद दूसरे दिन आपका जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है। नेक्स्ट डे जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 एंड उसके बाद आपका यूपी स्पेशल होगा पेपर 5 और पेपर 6। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो एग्ज़ाम है ना वो कंटिन्यूअसली होगा। आपको लगातार लिखना होता है। पहले आप सुबह के स्लॉट में लिखोगे 3 घंटा 9 से 12, उसके बाद आप दोपहर के स्लॉट में लिखोगे 2:30 से 5:30। तो हर दिन आपको 6 घंटा लिखना होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मेंस का जो स्टेज है इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, इतना ज़्यादा टफ हो जाता है। सिर्फ ये मेंटली टफ नहीं होता, ये फिज़िकली टफ भी होता है। लगातार आपको हर दिन 6 घंटा लिखना होता है, तो इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। आपका दिमाग और आपका हाथ एक ही स्पीड से चलेगा तभी आप मेंस के पेपर को बहुत ही सैटिस्फैक्टरीली कंप्लीट कर पाओगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि मेंस के लिए बहुत चीज़ें आपको पहले से ही प्रिपेयर करनी होती हैं। अपनी जो भी तैयारी है, जो भी आपका फ्रेमवर्क है, जिस तरीके से आप पेपर को अप्रोच करोगे, ये आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा। नाउ हम मेंस की बात करें, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 8 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे आपको 125 वर्ड लिखना होता है। बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का आता है। यहाँ पे आपको 200 वर्ड लिखना रहता है। तो इन टोटल आपको कितने वर्ड लिखने होते हैं? 125 इंटू 10 ये आपका हो जाएगा 1250। 200 इंटू 10 ये आपका हो जाएगा 2000। डैट मीन्स आपको 3250 वर्ड लिखने होंगे एक पेपर में। इसी को इंटू 2 कर दो, डैट मीन्स आपको एक दिन में 6500 वर्ड लिखने होंगे। और टाइम लिमिट कितना होता है? 3 घंटे का आपका पेपर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहता है उसमें आपको 7 मिनट मिलता है लिखने के लिए, और जो क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होता है उसमें आपको 10 से 11 मिनट होता है लिखने के लिए। नाउ इसी 7 मिनट में आपको क्वेश्चन को देखना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, मेंटली ब्रेक डाउन करना होगा कि हमको इंट्रो क्या लिखना है, हम बॉडी में क्या लिखेंगे, हम कंक्लूड कैसे करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली सोचते हुए आपको आंसर भी लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले मैं आराम से बैठ के सोच लेता हूँ क्या मेरा फ्रेमवर्क होगा, उसके बाद मैं आंसर लिखूँगा।
आपको इस 7 मिनट में ही क्वेश्चन के बारे में सोचना होगा, साथ में क्वेश्चन लिखते रहना होगा। जब आप आंसर राइटिंग करते हो, पहली लाइन लिखते हो, पहली लाइन लिखते-लिखते आपको दूसरी लाइन के बारे में सोचना होगा कि मेरी दूसरी लाइन क्या होगी। आप मेंस के बॉडी में पहला पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट लिखने के साथ आपके दिमाग में ये भी चलते रहेगा, सेकंड पॉइंट मेरा क्या आएगा, थर्ड पॉइंट मेरा क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट क्या मेरा आएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि मेंस का जो पार्ट होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी से कंपेयर करोगे तो यूपीएससी का पेपर टोटल 5 दिन चलता है और उसमें फर्स्ट डे आपका एसए होता है, सेकंड डे आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होगा, तीसरे दिन आपका जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 होगा। इसके बाद आपको 5 दिन का गैप मिलता है। नेक्स्ट पेपर आपका लैंग्वेज का होता है एंड लास्ट पेपर आपका ऑप्शनल होता है। तो यहाँ देखो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के बाद आपको 5 दिन का गैप मिलेगा। उसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर होगा। बट यूपी पीसीएस में आपको नॉर्मली गैप नहीं मिलता है, लगातार आपको लिखना होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पेपर भी कितना टफ होता है खुद में। और आंसर तो बात की बात है, आप आंसर कैसा लिख रहे हो कैसा नहीं लिख रहे हो, पेपर को कंप्लीट करना ही खुद में चैलेंज हो जाता है। बट डोंट वरी एट ऑल, ये प्रोग्राम है ही इसीलिए कि एग्ज़ाम से पहले आप मेंस से पहले साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड कंटेंट वाइज इतने स्ट्रांग हो जाओ कि जब आप आंसर लिखने बैठो, जब आप एग्ज़ाम में बैठो, तो भले ही आपको 3 घंटा मिल रहा है पेपर कंप्लीट करने के लिए, बट आप पेपर 5 मिनट 10 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लोगे विथ क्वालिटी आंसर। नाउ कोर्स के डिटेल में जाने से पहले, आंसर राइटिंग के अप्रोचेस देखने से पहले, आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक पैमाने होते हैं ना, उनको हम समझ लेते हैं। क्योंकि जो लोग पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग पहली बार मेंस देंगे, चाहे ये अटेम्प्ट दें या फिर इसके बाद वाला अटेम्प्ट दें, कुछ चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर रहेंगी तो आंसर लिखने में, मेंस का पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी। देखो सबसे पहली बात ये है, जैसे हमने देखा कि मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो एक मिथ ये होता है ना कि ऑल 20 आंसर शुड स्टैंड आउट। काफ़ी लोग आपसे ये बोलेंगे, आपने सुना भी होगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लिखने होते हैं। आपका कंपटीशन उनसे होता है जो हो सकता है कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हों, जो यूपीएससी का मेंस दे के आ रहे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, यूपी पीसीएस में भी कई बार वो मेंस दिए हैं। तो उनसे कम्पीट करने के लिए आपको हर एक आंसर बहुत अच्छा लिखना होगा। बट ये एक मिथ है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपके पास कंटेंट कंस्ट्रेंट होता है, तो आप हर एक क्वेश्चन, हर 20 क्वेश्चन को सेम क्वालिटी से नहीं लिख पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है और कोई नहीं लिख पाता। यहाँ पे मेरा एक अप्रोच होता है 7:2:1। आपके पास 20 क्वेश्चन होता है, तो आप कोशिश करो कि 20 क्वेश्चन में से 14 से 15 क्वेश्चन में आप अपना बेस्ट दो। जितना अच्छा लिख सको उन क्वेश्चन को उतने अच्छे से लिखो। 3 से 4 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप थोड़ा मीडियोकर लिख सकते हो। कंटेंट की हमारे पास थोड़ी कमी होती है तो हम जो पेरिफेरल नॉलेज होता है उसको लगाते हैं। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है, इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे आपके पास कुछ भी कंटेंट ना हो, क्योंकि यूपी पीसीएस में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही फैक्चुअल पूछ लेते हैं। डायरेक्ट वहाँ पे या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा। सो यहाँ पे भी आपको पेरिफेरल नॉलेज लगाना पड़ता है। किसी भी क्वेश्चन को हमेशा याद रखना कि बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। 20 क्वेश्चन है तो 20 का 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर क्वेश्चन को आप सेम क्वालिटी से नहीं लिख सकते हो। इनफैक्ट जिन क्वेश्चंस को आप थोड़ा मीडियोकर लिखते हो, कम लिखते हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं लिख पाओगे या फिर यहाँ पे आपके पास कंटेंट नहीं होगा। तो इन क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करना, और इन क्वेश्चन से जो टाइम बचेगा वो आप यहाँ दोगे, वो आप यहाँ दोगे। आप देखोगे जैसे हमने ऊपर बात की कि जो 8 मार्कर होते हैं उनमें आपको ऑलमोस्ट 7 मिनट मिलता है, जो 12 मार्कर होते हैं उनमें आपको 10 से 11 मिनट मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं 12 मार्कर के जो हो सकता है आपको ना आए, तो यहाँ पे आपको 10 से 11 मिनट नहीं देना है। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आपको 5 मिनट 6 मिनट में कंप्लीट करना है। यहाँ जो टाइम मिलेगा वो उन क्वेश्चन में दोगे जो आपको अच्छे से आते होंगे। सो पहली चीज़ ये है कि हर क्वेश्चन को आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप बहुत अच्छा लिखोगे, वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप मीडियोकर लेवल में लिखोगे। सेकंड थिंग इज़ कि एवरी क्वेश्चन शुड हैव डायग्राम्स, मैप, फ्लो चार्ट। नाउ देखो नो डाउट कि एग्ज़ाम में डायग्राम, मैप्स, फ्लो चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पेपर में जो मोनोटनी होता है ना वो ये ब्रेक करता है। आप ऐसे समझो कि एग्ज़ामिनर हज़ारों कॉपी चेक कर रहा है, कोई ए स्टूडेंट है, उसका आंसर जो हुआ वो सिंपली सिर्फ पैराग्राफ या पॉइंट में लिख दिया, कहानी टाइप की, नॉवेल टाइप की। वहीं कोई दूसरा बंदा हुआ, कोई दूसरा स्टूडेंट हुआ,
उसने यहाँ पे कुछ लिखा, अपना आंसर लिखा, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे आंसर लिखा, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनर के लिए इसकी कॉपी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट ए। बट यहीं पे एक कॉशन आता है, यहीं पे एक कंडीशन आती है कि हम लोग या फिर कोचिंग इंडस्ट्री इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीमेंट कर दिए, इतना ज़्यादा ओवर एम्फेसिस दे दी है कि बच्चे हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं। बट देखो ऐसा नहीं होता, ना आपको ये करना है। डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, मैप हो गया, आप वही बनाओगे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कोई भी इंडिया का क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ज़बरदस्ती वहाँ पे इंडिया का डायग्राम बना दोगे, इंडिया का मैप बना दोगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि ये डायग्राम ज़रूरी है और ये पर्टिकुलर डायग्राम आपके आंसर को थोड़ा-सा और ईज़ी कर रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए, तब आप डायग्राम बनाओगे। ज़बरदस्ती कुछ भी डायग्राम नहीं बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन लिख रहे हो, तो इकोनॉमी के क्वेश्चन में कोई डेटा आते हैं, कोई फैक्ट आते हैं, कहीं आपको दिखाना है कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हो, वहाँ पे वो सूटेबल है, वहाँ पे वो आंसर की रिक्वायरमेंट भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि क्रिटिकली एग्ज़ामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ द मेन कॉज़ ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज़ द मेन कॉज़ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉवर्टी का मेन कॉज़ है या फिर पॉवर्टी जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन का मेन कॉज़ है। सो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई पॉपुलेशन की वजह से जो भी रिसोर्सेज़ हैं, जो भी सर्विसेज़ हैं, वहाँ पे प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज़, सर्विसेज़, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम लो होगा। पर कैपिटा इनकम लो होगा तो इसकी वजह से पॉवर्टी आएगी। पॉवर्टी होती है जिसकी वजह से आपका लो एजुकेशन लेवल होगा, लो सोशल सिक्योरिटी, हाई मॉर्टेलिटी एंड दिस विल लीड्स टू हाई फर्टिलिटी। हाई फर्टिलिटी लीड्स टू हाई पॉपुलेशन। सो यहाँ पे देखो आपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से पॉवर्टी से लिंक कर दिया है और पॉवर्टी को बहुत अच्छे से पॉपुलेशन से लिंक कर दिया है। सो दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द सुटेबल डायग्राम जो आपको बनाना होगा एग्जाम में। इसीलिए फ्लो चार्ट डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, बट ज़बरदस्ती आपको हर एक क्वेश्चन में फिट नहीं करना है। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। जैसे ये देखो आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस टॉपर्स की कॉपी है, ये आप देख सकते हो सिद्धार्थ गुप्ता सर की कॉपी है। अब इनके पेपर को देखो, बहुत कम जगह ही आपको ऐसा दिखेगा जहाँ पे ज़बरदस्ती कोई डायग्राम को डाला गया है। जिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वहीं डाला गया है, अदरवाइज़ जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट है वहाँ ग्राफ बनाया गया है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ नॉर्मली आंसर लिखा गया है। जैसे यहाँ देखो पावर सेक्टर में चैलेंजेस के लिए ये साइकिल बना के सिंपली समझा दिया गया है कि कैसे एक विशियस साइकिल होता है। सो कहीं भी डायग्राम फ्लो चार्ट फोर्सफुली फिट नहीं करना है। नॉर्मली क्या होता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे डायग्राम की डिमांड होती है। बहुत चीज़ आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो, अपने आइडियाज़ को बहुत ईजिली फ्लो कर सकते हो सकता है आप उस चीज़ को लिखो तो आप उतने अच्छे से समझा ना पाओ, बट वही आप डायग्राम बना दो तो आप बहुत अच्छे से अपने आइडिया को कन्वे कर पाओगे। तो ऐसे जगह आपको यूज़ करना है रादर देन कि आप हर जगह सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डायग्राम बनाते जाओ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ आंसर स्ट्रिक्टली टू डायरेक्टिव वर्ड। आप मेंस में देखोगे तो 15-16 डायरेक्टिव वर्ड मिलते हैं, टेल वर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कस हो गया, एग्जामिन हो गया, क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, कमेंट हो गया, इलैबोरेट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, इलुसिडेट हो गया। सो जो लोग पहली बार आंसर राइटिंग करते हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि किस कीवर्ड के लिए हम क्या लिखें। इनफैक्ट आप कोचिंग को देखोगे तो 5-5, 10-10 पेज की पूरे आर्टिकल लिखे होते हैं कि आपको एग्जामिन में ये लिखना है, एक्सप्लेन में ये लिखना है, कमेंट में ये लिखना है। आंसर में कंटेंट क्या लिखें, इससे ज़्यादा टेंशन तो ये हो जाती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो देखो आप हमेशा याद रखो कि जो भी टेल वर्ड्स होते हैं उनका रूल बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। बहुत टाइट कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है कि एग्जामिन पूछेगा तो मुझे यही लिखना है, डिस्कस पूछेगा तो मुझे यही लिखना है। एक बेसिक बात जान जाओ कि डिस्कस आएगा, इलुसिडेट आएगा, एक्सप्लेन आएगा, इलैबोरेट आएगा, सब्सटेंशिएट आएगा, इनुमरेट आएगा, आउटलाइन आएगा। इनमें आपके आंसर एक टाइप के रहेंगे। वही एनालाइज आएगा, क्रिटिकली एनालाइज आएगा, क्रिटिकली एग्जामिन आएगा एंड डिस्कस क्रिटिकली आएगा। तो यहाँ पे आपके आंसर एक टाइप के रहेंगे। इनमें आप क्या करते हो, इनमें आप आंसर को नरेट करते हो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखते हो, यहाँ पे लास्टली आप समराइज़ करते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दोनों साइड दिखाना होता है बात का। आपको यहाँ पे प्रोज भी दिखाना होता है, यहाँ पे कॉन्स दिखाना होता है, यहाँ पे जहाँ पे सुटेबल लगे वहाँ वे फॉरवर्ड भी लिखना होता है, लास्टली कंक्लूड करते हो। तो दो तरीके से आप आंसर को बांट सकते हो और इसी तरीके से आपको आंसर को लिखना है। हर एक कीवर्ड, हर एक टेल वर्ड के लिए आपको स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है कि मैं डिस्कस में ये लिखूंगा, मैं एक्सप्लेन में ये लिखूंगा। बेसिक फंडा लेके चलो एंड दिस इज़ इनफ।
अल्टीमेटली हमारा गोल सिर्फ एक है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड को हमको फुलफिल करना है। क्वेश्चन में 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट को एड्रेस करना है, क्वेश्चन में 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट को एड्रेस करना है। क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो हमको जस्टिफाई करना है विथ एग्जांपल। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर हम वही चीज़ लिख देंगे तो बहुतों से आगे हो जाएंगे। आपको अननेसेसरली क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा आप आंसर कर पाओगे। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। जैसा अभी हमने ऊपर बात की है कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पे 2 सेट ऑफ थॉट्स होते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप 15 ही क्वेश्चन करो बट इनको बहुत अच्छे से करो, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप 20 क्वेश्चन करो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, किसी क्वेश्चन का क्वालिटी जो है वो ड्रॉप हो रहा है बट आप पूरे पेपर अटेम्प्ट करो। नाउ देखो यहाँ क्या है, जब भी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का डिबेट होता है तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको क्वांटिटी की तरफ जाना है विथ क्वालिटी। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप 20 के 20 क्वेश्चन सिर्फ मीडियोकर लिख दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आप 12-15 क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करो, बाकी 5 क्वेश्चन आप छोड़ दो, ये भी आपका नहीं चलेगा। आपको कोशिश करना है कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, जैसा हमने ऊपर बात की है कि 7:2:1 का रेशियो आप रख सकते हो, कुछ क्वेश्चन आपका अच्छा जाएगा, कुछ थोड़ा खराब जाएगा और कुछ बहुत अच्छा जाएगा। बट कोशिश यही करनी है कि पूरा का पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट हो, क्योंकि मान लो कोई ए बच्चा है जो सिर्फ 15 क्वेश्चन कर रहा है, वहीं कोई बी है जिसने पूरा 20 का 20 क्वेश्चन किया है। सो इन 15 क्वेश्चन में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप मार्क्स को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छा लिखे तो हो सकता है आपको 8 मिल जाए, आपको 8.5 मिल जाए। आप थोड़ा कम अच्छा लिखे बट आपने क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया है तो आपको हो सकता है 7.5 मिल जाए। बट ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा, मान लो ए ने पूरा छोड़ दिया बट बी वाले ने कुछ ना कुछ लिखा है, तो 5 एक पेपर में 5 क्वेश्चन हुआ, हर क्वेश्चन में मान लो उसको 0.5 या 1 मार्क्स भी मिलता है, तो 5 6 30, 30 मार्क्स आपसे वो ऊपर हो जाएगा। 30 मार्क्स नहीं मिलता है, मान लो 0.5 ही मिले तो 15 मार्क्स आपसे ऊपर हो जाएगा। और मेंस में हर एक मार्क्स की वैल्यू होती है। 2023 की मार्कशीट देखोगे तो एक एक मार्क्स पे बहुत ज़्यादा रैंक वेरी किया है। 1 मार्क एक्स्ट्रा होने से किसी को एसडीएम मिल गया है और वही 1 मार्क्स कम होने से किसी का इंटरव्यू कॉल नहीं आया। सो इस पेपर में जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स भी आप लूज आउट नहीं कर सकते हो। डेट इज़ वाई आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नहीं आएगा उसकी बात हम आगे करेंगे, कैसे आपको अप्रोच डेवलप करना है, कैसे आपको टेम्पलेट डेवलप करना है, कैसे आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो। बट बॉर्डर लाइन ये है कि आपको 20 का 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। सो यहाँ पे हमने आंसर राइटिंग के कुछ मिथ्स की बात की है। अब इसके बाद हम आंसर राइटिंग के कुछ अप्रोचेस की बात करते हैं कि जब आप आंसर लिखते हो, आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो, आप आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करते हो, तो किस तरीके से क्या आपको पर्टिकुलर अप्रोच अडॉप्ट करनी है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप आंसर लिखो, आपको डॉट्स को कनेक्ट करने आना चाहिए। आप जीएस पेपर 1 में मान लो सोसाइटी लिख रहे हो, तो सोसाइटी को आप सोशल जस्टिस से लिंक कर सकते हो, सोसाइटी को आप इकोनॉमी से लिंक कर सकते हो, सोसाइटी को आप पॉलिटिक्स से लिंक कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिख सकते हो, यहाँ पे आप इकोनॉमी के स्कीम्स लिख सकते हो। सो कभी भी आंसर को आपको लीनियर नहीं सोचना है, आपको लेटरल थिंकिंग करनी है, आपको इंटरकनेक्टेड थिंकिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मान लो हिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप बाकी टॉपिक से कैसे लिंक कर सकते हो। जैसे GS1 के पेपर में ही स्मार्ट विलेजेस का टॉपिक है, स्मार्ट सिटीज़ टॉपिक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप यहाँ से लिंक कर सकते हो, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को अर्बनाइजेशन से लिंक कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको क्रॉस लिंकेजेस बैठाने हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसको आप इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पे डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि इंडिया जो है वो 2.5 फ्रंट पे वॉर कर रहा है। एक फ्रंट आपका चाइना का हो गया, एक फ्रंट आपका पाकिस्तान का हो गया, और जो हाफ फ्रंट है वो आपका नक्सलिज्म हो गया, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट हो गया। सो इन दिस वे यू हैव टू थिंक अक्रॉस द पेपर। जब हम फ्रेमवर्क देखेंगे तो वहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क ऐसे भी आएंगे जो आपको अलग अलग टॉपिक से लिंक करने में हेल्प करेगा। जैसे एक अप्रोच हमारा GSM अप्रोच है, यहाँ पे जनरल स्टडीज़ मेंस के जो सिलेबस है वो भी एक अप्रोच है। आपके पास मान लो सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चैलेंजेस है, तो सिंपली आप सिलेबस को देखो, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं, कुछ नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज हैं।
न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, एक्सट्रीमिज़म एक चैलेंज हो गया, सोशल मीडिया किस तरीके से चैलेंज प्रेजेंट करता है, सोशल नेटवर्किंग से किस तरीके से चैलेंज आता है, साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज है, मनी लॉन्ड्रिंग एक चैलेंज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक चैलेंज है, करप्शन एक चैलेंज है, टेररिज्म एक चैलेंज है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक चैलेंज है, इंसर्जेंसी एक चैलेंज है। तो इन चैलेंजेस को मैंने कहीं बाहर से नहीं लाया, ये चैलेंजेस प्रॉपरली आपके सिलेबस में मेंशन है। तो बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी सिलेबस से ही मिलेंगी, सिलेबस के ही पॉइंट को आप उठा के पॉइंट जनरेट कर सकते हो। और जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो तो मेंस का आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ की आंसरिंग एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए होते हैं आपको हर एक पार्ट को सॉल्व करना होगा, हर एक पार्ट को आंसर करना होगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि मान लो 2 पार्ट दिया तो एक पार्ट को आप 20% टाइम दो, 20% वर्ड लिमिट दो, बाकी को 80 दो, ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक पार्ट को प्रॉपरली डिफाइन करना है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। इनफैक्ट एग्जामिनर को दिखाना है कि मैंने उस पर्टिकुलर पार्ट को आंसर किया है। जैसे लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। यहीं पे आप देखो, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन बोला है कि दी एमएसएमई आर कंसिडर्ड एज अ ट्रेजर एट बॉटम ऑफ द पिरामिड, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, गिव योर रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। सो यहाँ पे देखो ये पहले लाइन दिया है, एमएसएमई आर कंसिडर्ड एज अ ट्रेजर एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड भी एक कीवर्ड है, ये एक स्टेटमेंट दिया है, आपको इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करना है। उसके बाद आपको चैलेंजेस बताने हैं, उसके बाद आपको रिकमेंडेशन देना है। और जैसा मैंने बोला कि जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको प्रॉपरली शो करना होगा कि मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को आंसर किया है। यू कैन सी बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसको प्रॉपरली बॉक्स में बनाया गया है ताकि एग्जामिनर को दिखे, एग्जामिनर को पता चले कि आपने इस पार्ट को आंसर किया है। चैलेंजेस को प्रॉपरली बॉक्स में बनाया गया है ताकि एग्जामिनर विजुअली देख सके कि आपने चैलेंजेस को भी एड्रेस किया है। एंड लास्टली रिकमेंडेशन, इसको भी आपको बॉक्स में बनाना है, बिकॉज हर एक पार्ट मार्क्स कैरी करता है। आप किसी पार्ट को नहीं लिखोगे, किसी पार्ट में प्रॉपरली आप एड्रेस नहीं करोगे तो वहाँ मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। सो आपको हर एक पार्ट को आंसर करना है, प्रॉपरली आंसर की डिमांड को फुलफिल करना है। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर फ्लो, लेट मी रब दिस। नेक्स्ट वन, आपका आंसर प्रॉपरली स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। प्रॉपर फ्लो का मतलब यह है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आपका जो आंसर है फ्लो होना चाहिए। जो पहले पूछा है उसको आप पहले एड्रेस करोगे, जो सेकंड पार्ट है उसको बाद में एड्रेस करोगे। एंड प्रेजेंटेशन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके आंसर को बाकियों से स्टैंड आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब देखो अंडरलाइन में आपको ध्यान रखना है कि आप हर चीज़ अंडरलाइन नहीं करोगे। जो कीवर्ड आपको लगे कि बहुत पावरफुल है और आप चाहते हो कि एग्जामिनर का ध्यान उस कीवर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो, आप उसको प्रॉपरली अंडरलाइन करोगे। मेरी कुछ दिन पहले एक यूपीपीसीएस एग्जामिनर के साथ मीटिंग थी, हमारी कुछ बात हो रही थी एंड ये पोस्ट मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। दो चीज़ ऐसा होता है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एग्जामिनर देख के बहुत इरिटेट होता है। इनफैक्ट जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी बोला कि कुछ कॉपीज़ ऐसी भी होती हैं, कुछ आंसर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है बट बच्चे ने उसको अंडरलाइन किया है, तो वो चीज़ और ज़्यादा विजुअली बाहर आता है और ज़्यादा एविडेंटली बाहर आता है, वहाँ पे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप कोई फैक्ट ऐसा है जो श्योर नहीं हो, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल है आप श्योर नहीं हो, पहली बात तो गलत आर्टिकल आपको लिखना नहीं है। मान लो बाई चांस आपने लिख दिया, आप कन्फ्यूज़ थे, तो उसको अंडरलाइन मत कर देना कि मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि वो और दिख जाए। जहाँ पे आप श्योर हो, जो लाइन आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर लाइन मेरे पूरे स्टेटमेंट को समराइज़ कर रहा है, आप उसको अंडरलाइन कर दो। सेकेंड वन इज़ मैप। जैसे लेट मी शो यू, ये आपके एग्ज़ाम का पेपर रहेगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ नहीं कुछ लिखोगे। कभी भी मैप बनाना तो मैप ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडमली यहाँ पे पूरा बना देना। हमेशा मैप आप, फॉर एग्जांपल आप इंडिया का मैप बना रहे हो तो प्रॉपरली यहाँ पे आप मैप ड्रॉ करोगे। मैप ड्रॉ करने के बाद आप प्रॉपरली लेबल करोगे मैप किस बारे में है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे फिगर 1.1 और जो मैप होगा आपका। इसी तरह आप चलोगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है तो वहाँ पे आप लिखोगे फिगर 2.1, मान लो कोई मैप होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई आप मैप बनाओगे तो लिखोगे फिगर 3.1 या 3.2। इससे ये फ़ायदा होता है, पॉइंट 1 आपका मैप प्रॉपरली लेबल होता है। एंड सेकंड थिंग इज़ एग्जामिनर को भी पता रहता है कि आपने पेपर में कितने मैप ड्रॉ किए हैं, कितने डायग्राम ड्रॉ किए हैं। एंड ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हो सकता है आपको लगे कि मैटर नहीं करती है, बट इन रियलिटी जब एग्जामिनर हज़ारों कॉपी चेक करता है तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। इनफैक्ट इन छोटे छोटे स्टेप से ही आप हर एक पेपर में 4 से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा खींच सकते हो, एक्स्ट्रा ले सकते हो। और हर एक मार्क की क्या वैल्यू होती है हमने ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है। इसके बाद देखो प्रायोरिटाइज पॉइंट्स। मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो। सो आपको क्या करना है कि जो आपके पहले पॉइंट्स होंगे, जो आपके ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे,
वो आपके वो पॉइंट्स होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। मान लो कुछ पॉइंट्स ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ डेटा याद आ रहा है, कोई कमिटी का नाम याद आ रहा है, कोई एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है, तो इन पॉइंट्स को आप ऊपर रखोगे, पहले रखोगे। बाकी जो जेनेरिक पॉइंट होते हैं उनको आप नीचे रखोगे। एक और बात आप याद रखना, मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो भी आप आंसर लिखो, मेक श्योर करना कि यहाँ पे आप 8 पॉइंट कम से कम लिखो ही। 12 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम यहाँ पे 12 पॉइंट आए ही। मान लो 2 पार्ट में है तो 6-6 पॉइंट रहेगा, 3 पार्ट रहेगा तो 4-4 पॉइंट रहेगा। बट 12 मार्क के क्वेश्चन में कम से कम 12 से 13 पॉइंट आना चाहिए। 8 मार्क के क्वेश्चन में कम से कम 8 से 9 पॉइंट आना चाहिए। ऐसा आप नहीं करोगे कि 8 मार्क का क्वेश्चन है तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट लिख के छोड़ दो। दूसरी चीज़ ये कि मान लो आप 8 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हो और आपको नहीं पता या फिर आपको याद नहीं आ रहा है 8 पॉइंट 9 पॉइंट, तो वहाँ पे आप नंबरिंग मत करना कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जब आपके पास 8-9 पॉइंट नहीं रहेगा, मान लो आपके पास सिर्फ 2-3-4 पॉइंट रहे, तो वहाँ पे आप डॉट लिख सकते हो, डॉट डाल सकते हो या फिर आप एरो बना सकते हो। जब आपके पास 8-9 पॉइंट होगा तभी आप शो करोगे कि मैंने पूरा 8-9 पॉइंट लिखे। नहीं रहेगा तो आप सिंपली डॉट बना के भी लिख सकते हो जब आपके पास कम पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ कीवर्ड मोर पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ लॉन्गर पॉइंट्स। जब भी आप आंसर लिखो तो आप कोशिश करना कि कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ पावरफुल कीवर्ड यूज़ करो। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिसिस पैरालिसिस एक कीवर्ड हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक कीवर्ड हो गया, ईज़ ऑफ लिविंग एक कीवर्ड हो गया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक कीवर्ड हो गया। ये सब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और कीवर्ड्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि कम शब्दों में ही आप बहुत कुछ बता सकते हो, बहुत कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ कि जब भी आपका पॉइंट शॉर्ट रहता है, आप लॉन्गर वर्ड्स नहीं लिखते हो, लॉन्गर पैराग्राफ नहीं लिखते हो, तो आपका आंसर क्रिस्प रहता है, आप टाइम बचाते हो, आप वर्ड लिमिट बचाते हो और एग्ज़ामिनर को ये लगता है कि आप बीट अराउंड द बुश नहीं कर रहे हो। सो शॉर्ट पॉइंट लिखने का क्या फ़ायदा होता है, कम गलतियाँ होती हैं, टाइम सेव करते हो आप, वर्ड लिमिट आप सेव करते हो और जो आपका आंसर रहता है वो प्रेजेंटेबल रहता है। प्लस एग्ज़ामिनर आपका आंसर पढ़ता भी है। मान लो आपने 3 आंसर का पॉइंट लिख दिया, एग्ज़ामिनर के पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि आपका 3-4 लाइन पढ़े। वहीं आपने शॉर्ट में 4-5 पॉइंट लिख दिया, एग्ज़ामिनर ग्लांस थ्रू कर लेगा। जैसा आप यहीं पे देखो, सिंपली एक शॉर्ट पॉइंट है, सिर्फ 1 लाइन का पॉइंट है, सिर्फ 1 लाइन का पॉइंट है, ये 1 लाइन का पॉइंट है, 1 लाइन का पॉइंट है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा गया है। तो जितनी शॉर्ट आप लिखोगे, जितना टू द पॉइंट लिखोगे, एग्ज़ामिनर उसको पढ़ेगा भी और आपको मार्क्स पाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं, बट जो मैंने यूपी पीसीएस का पेपर देखा है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आरटीआई के थ्रू पेपर देखे हैं, उन्होंने ये नोटिस किया है कि आपको पेपर के पेजेस को भरना होता है, आप पेपर आधा नहीं छोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मान लो 2 पेज मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ तक बस ख़त्म कर दो, आप कोशिश करो कि पूरा भरो। मान लो 2 कॉपी चेक हो रही है, किसी बच्चे ने सिर्फ यहाँ तक लिखा और किसी बच्चे ने पूरा यहाँ तक भरा, तो जो एग्ज़ामिनर है उसको मेंटली एक परसेप्शन जाएगा कि इसने ज़्यादा लिखा है। इनफैक्ट जो मेरी यूपीएससी के एक्स एग्ज़ामिनर से बात हो रही थी, उनका भी ये कहना था कि जितने भी एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं, उनका ओल्ड स्कूल थॉट होता है कि नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा भरे रहोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। सो कोशिश करना कि पूरे पेजेस भर के आओ और पूरे पेजेस भरने का सिर्फ ये मतलब नहीं कुछ भी लिख दो। जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, आपको वही फुलफ़िल करना है। आप इधर-उधर की बात लिखोगे तो जो आपके पॉज़िटिव पॉइंट होते हैं, जहाँ पे आपको मार्क्स मिलना भी चाहिए, कई बार वहाँ से भी मार्क्स कट जाता है। सो दीज़ आर द अप्रोचेज़ जो आपको आंसर लिखते वक़्त ध्यान में रखना है एंड दीज़ आर द मिथ जो मार्केट में फैला हुआ है बट रियलिटी नहीं है। सो टिल नाउ वी हैव सेट द बेसिक प्रीमाइस ऑफ आंसर राइटिंग। क्या होता है, कैसे होता है, क्या अप्रोच लेके जानी होती है, क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, यूपी पीसीएस आपसे क्या डिमांड करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्मैश प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्लास शेड्यूल की बात करते हैं। तो देखो क्लास आपका हफ्ते में 2 दिन रहेगा, एक मंडे के दिन और एक थर्सडे के दिन। 2 दिन आपकी क्लासेस रहेंगी, हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लासेस रहेंगी और आपको मैं एम्पल टाइम दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को प्रिपेयर कर पाओ, क्योंकि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको बोल दूँगा, आप उसको सुन लोगे और आपको आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके लिए आपको टाइम चाहिए। खुद पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, चाहे हम कंटेंट की बात करें या फिर क्रिएटिविटी की बात करें। प्लस काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, बहुत लोग का बेसिक बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, तो उसमें भी आपको वक्त चाहिए होगा। और कुछ लोग यूपीएससी भी देने वाले हैं और प्रीलिम्स भी साथ में तैयार करेंगे। सो मैंने क्लासेस को ऐसे एकोमोडेट किया है कि आप कुछ और भी प्रिपेयर कर रहे हो किसी और एग्ज़ाम के लिए भी, चाहे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास टाइम हो,
आंसर राइटिंग आप आराम से सीखोगे। इनफैक्ट जो मेरी क्लास रहेगी, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा करने के लिए, उसी पीरियड में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चीज़ों को लेके कि मुझे क्या चीज़ कैसे अप्रोच करनी है। बस बाद में आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना होगा। जितना आप अप्लाई करते जाओगे, उतना ईज़िली आप पॉइंट्स जनरेट कर पाओगे, उतना ईज़िली आप किसी भी क्वेश्चन को डिसाइफ़र कर पाओगे। जो ऑलरेडी कंटेंट आपके पास है, उस नॉलेज से आपको कैसे आंसर तक पहुँचना है, ये पूरी जर्नी उसी बारे में होगी। सो मंडे एंड थर्सडे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। टाइमिंग क्या रहेगी? शाम के 8 बजे, बिकॉज़ बहुत लोग वर्किंग हैं एंड कुछ लोग का कोचिंग भी है, कुछ लोग की आंसर राइटिंग भी चल रही है। तो 8 बजे एक ऐसा टाइमिंग है जब आप टाइम दे सकते हो, आराम से आप वीडियोज़ देखो, जो बोला गया है वो करो। वीडियोज़ देखो, आपको इंटरैक्टिव बनाना है। वीडियोज़ में देखो आपको मेरे साथ काम करना होगा। जहाँ मैं आपको बोलूँगा कि आप वीडियो पॉज़ करके आंसर लिखो, आप ट्राई करो, आप ब्रेनस्टॉर्म करो, आपको वो करना होगा। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं इन वीडियोज़ को किसी ऐप पे नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ऐप में बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस होती है। आप वीडियोज़ को 2 बार, 3 बार, 4 बार देख सकते हो सिर्फ़। बट आई वांट कि आपको जब तक समझ में ना आए तब तक आप वीडियोज़ को देखो। आप बार-बार रिवाइंड करके समझो। कोई भी लिमिटेशन ना हो लर्निंग में। जितने बार आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उतने बार वीडियो देखो। अल्टीमेटली माय ओनली गोल थ्रू दिस कोर्स इज़ टू मास्टर यू इन आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का फ़ियर जो है पूरी तरीके से आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। कोई डाउट आपको आंसर राइटिंग में होगा, कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, तो जो हेल्पलाइन दी गई है, वहाँ पे आप प्रॉपर्ली अपना डाउट भेजना। एंड मैं पर्सनली इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहा हूँ। सो आई विल मेक श्योर कि आफ्टर दिस कोर्स इज़ ओवर, आपको यूपीपीसीएस में सबसे ईज़ी स्टेज मेंस का ही लगे। नाउ जिन्होंने इस कोर्स को जॉइन किया है, 2 टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2025 का मेंस लिखेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2026 का मेंस लिखेंगे। अब देखो, दोनों के लिए अप्रोचेस थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जो 2025 का मेंस लिखेंगे, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी दिसंबर चल रहा है और रिज़ल्ट आने के बाद आपका जो मेंस होगा, वो मोस्ट लाइकली मार्च में होगा। सो आपके पास 3 महीना है। 3 महीने में आपको खुद को फ्लुएंट करना है आंसर राइटिंग में। आप 2025 का पेपर दोगे, 2025 का मेंस दोगे, दैट मीन्स कि बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें प्रीरिक्विज़िट हैं, जैसे कि आई एक्सपेक्ट कि आपने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो कम से कम एक बार देखी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा रट लोगे, आपके ज़ुबान पे हर एक फैक्ट होगा, बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि सिलेबस क्या है और किस चीज़ में क्या आता है। आपने स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ी होगी, आप बेसिक ज्योग्राफी जानते होंगे, आप बेसिक इकोनॉमिक्स जानते हो, सो दैट जब हम आंसर फ्रेम करें तो आप प्रॉपर्ली इनपुट दे पाओ कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। आप भी खुद ब्रेनस्टॉर्म कर पाओ। सो 2025 वाले तो इस तरीके से इस कोर्स को यूटिलाइज़ करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2026 वालों की। देखो, 2026 का प्रीलिम्स मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त के टाइम पे होगा, सब कुछ ठीक रहा तो। तो आपके पास अभी जो है वो 6-7 महीना है, एंड अभी से आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते हो कि मैं प्रीलिम्स का ही सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। प्लस हो सकता है आपको बेसिक चीज़ें ना पता हों, तो आपको ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा? पहली चीज़ ये कि जब हम यहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्वेश्चन को टैकल करेंगे, तो जो मेंस की प्रिपरेशन होती है, मेंस का जो माइंडसेट होता है, वो आपका डेवलप होगा। आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हमेशा हम पहले मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस के हिसाब से हम बाद में प्री की तैयारी करते हैं। आप अभी से प्री की तैयारी नहीं कर सकते हो। सो मेंस का माइंडसेट आपका डेवलप होता रहेगा। जब हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अप्रोचेस बताएंगे, फ्रेमवर्क बताएंगे, आंसर राइटिंग का स्किल आपका डेवलप होगा। आप भले ही हो सकता है कि परफेक्ट आंसर ना लिख पाओ, कंटेंट आपके पास ना हो, बट जो हम आंसर लिखेंगे वहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, वहाँ से आपको एग्जाम्पल्स मिलेगा, वहाँ से आपको वैल्यूडेशन मिलेगा, वहाँ से मेंस का सिलेबस जो है वो आपका कवर होगा। प्लस जो हम माइंड मैप देंगे आपको, खासकर जो भी इंपॉर्टेंट मेंस के सिलेबस में पॉइंट्स हैं, जहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनका मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड करूँगा। तो ये माइंड मैप भी आपका कंटेंट बैंक का काम करेगा। आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, बहुत आप रिसोर्सेज से पढ़ते हो, बट हमको एक ऐसा रिसोर्स चाहिए होता है एटलीस्ट उन टॉपिक्स के लिए जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत हाई होती हैं। शॉर्ट में वहाँ पे चीज़ें दी रहें, सो दैट एग्ज़ाम से एक दिन पहले, कोई टेस्ट सीरीज़ देने से एक दिन पहले हम चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ऊपर ही अभी देखा कि आपका हर दिन एग्ज़ाम है,
पहले दिन जीएस पेपर 1-2 है, उसके अगले दिन ही आपका जीएस पेपर 3-4 है। तो आपके पास शॉर्ट क्रिस्प नोट्स होना चाहिए जो कि आप एग्ज़ाम में 2-3 घंटे में रिवाइज़ कर पाओ, और ये माइंड मैप उसी में हेल्प करेगा। प्लस जब हम फ्रेमवर्क प्रिपेयर करेंगे, जब हम टेम्पलेट प्रिपेयर करेंगे, टेम्पलेट के आंसर को एनरिच करने के लिए ये माइंड मैप आपका हेल्प करेगा। लेट मी शो यू। तो देखो, हम ऐसा आपको माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का माइंड मैप है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट हर साल या तो इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को मल्टीपल जगह यूज़ कर पाओगे, मल्टीपल जगह आप इसको कोट कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप माइंड मैप का प्रिंट आउट मत निकालना, क्योंकि देखो माइंड मैप ऐसा होता है ना, ये A4 शीट में इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक पोस्टर फॉर्म में होता है। आप A4 शीट में इसका प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करोगे तो पूरी चीज़ों को ये A4 शीट में कंडेंस कर देगा, एंड विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे। दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट कि आप माइंड मैप को या अपने आईपैड में, अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में रखना। आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में फ़ोल्डर बना दो, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 और 4, एंड जो भी मैं आपको कंटेंट, जो भी आपको मैं माइंड मैप प्रोवाइड करूँगा, आप उनको सेव करते जाना। एंड ये माइंड मैप मैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ, पीवाईक्यू के जो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उनके बेसिस पे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक ही दिन सब कुछ दे देता हूँ। जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगा, जो चीज़ मुझे लगेगा कि एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है इस साल, या फिर आप इस चीज़ को और भी जगह यूज़ कर सकते हो, मैं वो माइंड मैप ग्रुप में डालते जाऊँगा, आप उसको पढ़ते जाना। हो सकता है किसी दिन 2 माइंड मैप आए, किसी दिन 1 आए, किसी दिन 4 आए। सो बेस्ड ऑन दी रिसर्च, बेस्ड ऑन दी एनालिसिस ऑफ द टॉपिक, मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड करूँगा, एंड आई कैन एश्योर यू कि बाय एंड ऑफ जैन जो भी इम्पोर्टेंट माइंड मैप है आपको सब कुछ मिल जाएंगे, राइट। सो जो 2025 वाले हैं, 2026 वाले हैं, वो इस तरीके से इस प्रोग्राम को यूज़ करेंगे। 2026 वाले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली हर आंसर ना लिखें, बट हर आंसर को लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब मैं फ्रेमवर्क आपको बताऊंगा तो फ्रेमवर्क से बहुत चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आएंगी कि मैं यहाँ पे ये पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ पे वो पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ, और मैं किस तरीके से डॉट को कनेक्ट करके एक प्रॉपर आंसर लिख सकता हूँ। हो सकता है पहला आंसर आपका परफेक्ट ना हो, दूसरा आंसर आपका परफेक्ट ना हो, तीसरा आंसर आपका परफेक्ट ना हो, बट आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप अपने आंसर को अपने पहले आंसर से मिलाओगे तो आपको खुद चेंजेस मिलेगा कि मेरा जो पहला आंसर था वो कैसा था, और मेरा जो 30वां आंसर है, मेरा जो 20वां आंसर है वो कैसा है। सो डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। बस आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा करने को आप बस वो करते जाना, एंड यू विल स्मैश यूपी पीसीएस मेंस, राइट। सो देखो, इस प्रोग्राम में आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें आप ध्यान रखो। थर्सडे को क्लास होगी, तो क्लास में आने से पहले आपको क्या करना है कि प्रॉपर आपको अपना नोटबुक बनाना है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप पेपर वाइज नोटबुक मत बनाओ, मतलब जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसा नोटबुक मत बनाओ। आप सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बनाओ। हिस्ट्री का नोटबुक बनेगा आपका, सोसाइटी का बनेगा, इकोनॉमी का बनेगा, एग्रीकल्चर का बनेगा, इंटरनल सिक्योरिटी का बनेगा, इंटरनेशनल रिलेशन का बनेगा, एथिक्स का बनेगा। इस तरीके से आप नोटबुक बनाओगे तो आप क्वेश्चन को और बारीकी से देख पाओगे। प्लस हमारा डिस्कशन भी ऐसा ही होगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस लेंगे, सोशल जस्टिस लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, इकॉनमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी आपका हो गया, हिस्ट्री हो गया। सो सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे, तो आपको नोटबुक भी वैसा बनाना है और प्रॉपरली ब्रेनस्टॉर्म करना है। जब मैं आपको बोलूँगा वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को आप ब्रेनस्टॉर्म करो, क्वेश्चन में आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखो, जो मैंने फ्रेमवर्क बताया उसको आप अप्लाई करके क्वेश्चन फ्रेम करो। उसके बाद आप एक बार काम करोगे, नेक्स्ट हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्या अप्रोच थी, किस तरीके से अप्रोच के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और किस तरीके से अप्रोच को लगाना है, हम इसकी बात करेंगे। सो स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, मैं आपको अप्रोचेस बताऊँगा, मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊँगा, मैं आपको टेम्पलेट बताऊँगा, समझाऊँगा उन टेम्पलेट्स को यूज़ कैसे किया जाता है। मैं आपको क्वेश्चंस दूँगा, पहले मैं क्वेश्चंस करूँगा, आपको समझाऊँगा कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टेम्पलेट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उनमें टीचिंग प्रैक्टिस चलेगी। पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, और इसी तरीके से आपको करते हुए चलना है। आपको सिर्फ पेपर पेन लेके बैठ के देखना नहीं है, ये लिसनिंग वीडियो नहीं है, कोई पॉडकास्ट नहीं है, ये प्रॉपरली इंटरेक्टिव लेक्चर है। आपको मेरे साथ काम करना होगा, तभी आप इस लेक्चर्स को, तभी आप इस प्रोग्राम के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाओगे, राइट। आई विल प्रॉमिस यू, आई विल गिव माई 200%। जितना हार्डवर्क कर सकूँगा मैं करूँगा टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, कैसे आपको करनी है। बट यू टू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल गिव योर 300%।
वन मोर थिंग, टुडे आई विल टेल द टीम टू अपलोड द शेड्यूल बाय टुनाइट, सो आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सी क्लास होगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आप कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. नाउ दिस कोर्स हैज़ वन वेरी peculiar feature that in this course I'll discuss PYQs, and with the help of PYQs I'll tell you how to master answer writing. नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई पी वाई क्यूज़, वाई आई एम यूजिंग पी वाई क्यूज़ एंड नॉट सम रैंडम टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस. तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि थ्रू दिस कोर्स आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर यू पी पी सी एस मेन्स, फॉर एक्चुअल मेन्स आंसर राइटिंग, नॉट फॉर मास्टरिंग सम टेस्ट सीरीज. एंड सेकेंडली लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आई गेस कि क्लियर हो जाएगा वाई आई एम यूजिंग पी वाई क्यूज़ और मेरा एम्फेसिस पी वाई क्यूज़ पे क्यों है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने पी वाई क्यूज़ से उठाए हैं 2018 से 2024 तक के. ना यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन 2019 में आया था. क्वेश्चन पूछा था, द फिलोसफी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज इज एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन. ठीक है. इसके बाद 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. 2023 में पूछा गया, वाई इज प्रीएम्बल कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन तीनों क्वेश्चंस का जो कंटेंट होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, थोड़ा आपको ट्विक करना होगा. अदरवाइज मान लो आप 2019 का प्रिपेयर किए होते तो आप 2021 का आंसर भी लिख लेते, 2023 का आंसर भी लिख लेते. नाउ देखो, 2019 में एक क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द राइट टू लाइफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द राइट्स विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी आपका राइट टू लाइफ है. इसके बाद देखो, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एनालाइज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 2022 में पूछा गया, डिस्कस द इवोल्यूशन इम्पैक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. 2024 में सेकेंड पार्ट देखो, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. यहाँ पे आपसे इम्पॉर्टेंस पूछा गया, यहाँ भी आप ऑलमोस्ट वही लिखोगे, इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहा है, इम्पॉर्टेंस आप यहाँ पे मेंशन करोगे ही. और 2024 में भी वही चीज़ पूछा गया. तो 2019 में आप इस टॉपिक को प्रिपेयर किए होते 2019 के क्वेश्चन के बेसिस पे, तो आप 2022 का भी कर लेते, 2024 का भी कर लेते. इसके बाद देखो, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, एग्जामिन इट्स इमर्जिंग रोल इन फिजिकल फेडरलिज्म. 2022 में पूछा गया, एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, फिजिकल फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन सेम. 2021 में पूछा गया, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यहाँ भी फाइनेंस कमीशन की बात होगी. 2024 में पूछा गया, व्हाट रोल कैन द फाइनेंस कमीशन प्ले इन एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया एंड व्हाट मेजर इट हैज़ टेकन सो फार. तो 2020 2021 से क्वेश्चन आप प्रिपेयर किए होते तो 2024 का भी आप कर लेते, 2022 का भी आप कर लेते. इसके बाद देखो, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इवेल्युएट द रोल ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. एंड सेम क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2023 में पूछा गया, द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इज़ फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज. इसको आपको डिस्कस करना था. दोनों क्वेश्चन का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा. इसके बाद देखो, 2021 में पूछा गया था आपसे, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेटिक सेटअप विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. 2023 में पूछा गया, क्लैरिफाई द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया. यहाँ भी ऑलमोस्ट आपका बैकग्राउंड, आपका बेस सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से हमको थोड़ा ट्विक करना होता है. 2019 में पूछा गया, राइट अ नोट ऑन सिटीजन चार्टर. 2023 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज सिटीजन चार्टर. इसके बाद देखो, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन. 2022 में एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग. तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. आप 2021 का करके गए होते तो ये क्वेश्चन आपको फ्री मिलता. 2024 में से रिलेटेड क्वेश्चन आया, एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी. यहाँ पे आपका एनजीओ की बात करता है, यहाँ पे आपसे प्रेशर ग्रुप की बात करता है, इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट. 2019 में देखो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, हाउ इज इंक्लूसिव ग्रोथ हेल्पफुल इन
रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। 2023 में पूछा गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इशू चैलेंजेस यहाँ पूछा गया। उसे तो 2024 में पूछा गया डज इंक्लूसिव ग्रोथ एंश्योर सोशल जस्टिस, what steps have been taken so far by the government of India for bringing inclusive growth with social justice. So here also basic content is same, content आपका सेम रहेगा जिस पे आप अपने आंसर को बिल्ड करोगे। इनफैक्ट 2019 का आपके पास कंटेंट होता, 2023 का आपके पास कंटेंट होता, तो उसको रिसाइकल करके आप 2024 का भी आंसर कर सकते थे। इसके बाद देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, एक्सप्लेन इट 3 ईयर एक्शन प्लान। और 2023 में पूछा गया स्टेट द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, सेम क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे हाउ आर प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग जब आप पढ़ते हो तो साइड बाय साइड प्लानिंग कमीशन भी पढ़ते हो। इनफैक्ट एक डिफरेंस तो यही है कि नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन प्लान होता था, वहीं प्लानिंग कमीशन का 5 वर्षीय योजना होती थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो ना कि आप जब PYQs की चीज़ों को प्रिपेयर करोगे तो ऑलरेडी आप स्ट्रॉन्ग कंटेंट बिल्ड कर रहे हो जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है अपने नेक्स्ट ईयर के लिए, रादर देन रैंडमली कुछ भी पढ़ना। इसके बाद देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। वही 2024 में पूछा गया हाउ डज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ पे LPG रिफॉर्म की बात हो रही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, यहाँ भी वही बात हो रही है। आपका आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। 2021 में पूछा गया व्हाट इज टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, यूजफुलनेस पूछा। 2022 में पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे मैंने तो बहुत कम एग्जाम्पल आपको दिया है। आप अक्रॉस द पेपर देखोगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में मल्टीपल क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। या तो वो कई बार वर्बेटिम उठा लिया है, और वर्बेटिम क्वेश्चन नहीं उठाया है तो क्वेश्चन के थीम को रिपीट किया है, क्वेश्चन के पैटर्न को रिपीट किया है। सो जब PYQ आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि व्हाट टू स्टडी, हमको पढ़ना क्या है, एंड व्हाट यू कैन सेफली इग्नोर। ये भी पता चलता है कि हमको पढ़ना क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप ये देखो कि पिछले कुछ सालों में, और बहुत पीछे आपको नहीं जाना है, 2018 से 2024 तक के बीच में किस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वो आपकी हाई प्रायोरिटी एरिया में होगा, उनको आपको करके ही जाना है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आया है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है। NGO हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है, और इन टॉपिक्स के बेसिस पे जब आप प्रिपेयर करते हो PYQs, तो फर्स्ट थिंग आपके प्रोबेबल थीम प्रिपेयर होते हैं, एंड सेकेंड थिंग यू आर प्रिपेयरिंग रेडीमेड कंटेंट फॉर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग सम रैंडम क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊं, उससे अच्छा ये है कि मैं PYQs के थ्रू आपको समझाऊं। फर्स्ट थिंग आपको ये पता रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है, कैसे उन क्वेश्चंस पे हमारा फ्रेमवर्क लगेगा। सेकंड थिंग आप रेडीमेड कंटेंट बिल्ड करते हो, ऑलरेडी आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उनमें कुछ वैल्यू एडिशन होता है। इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स को आप सिर्फ यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको प्रोबेबल थीम्स पता चलते हैं एंड स्ट्रक्चर पता चलता है कि हमको आंसर का डिमांड कैसे फुलफिल करना है, राइट। बाकी आप अपने प्रैक्टिस के लिए जितना भी टेस्ट सीरीज लगाओ, नो इशू, बट फॉर गेटिंग मेंस रेडी यू हैव टू प्रिपेयर, you have to master PYQs, right? And I will help you to master PYQs, help you to master UPPCS mains through zero recall approach. Now जो हमारा स्मैश प्रोग्राम है उसका मेन फंडा ही यही है कि I'll provide you some blueprint to construct a perfect answer every time under a pressure. क्योंकि देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना है, और किसी में आपको 7 मिनट मिल रहा है, किसी में 10 मिनट मिल रहा है। तो यू आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, यू आर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक, एंड यू हैव टू राइट एंड थिंक एट द सेम टाइम। दोनों चीज़ साथ में होगी, आप सोच के लिख नहीं सकते हो, आपको लिखते लिखते सोचना है। सेकेंड थिंग, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देखते ही 10-20 सेकेंड के अंदर क्विकली प्रोसेस करना होता है कि मुझे किस चीज़ में क्या लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है।
सो दैट ए आप हैज़ार्ड मैनर में आंसर ना लिखो एंड बी यू डोंट फ्रीज इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम में क्वेश्चंस को देख के आप ब्लैंक ना हो जाओ। सो वाई द फ्रेमवर्क जो मैं आपको बताने वाला हूँ इज कॉल्ड जीरो रिकॉल अप्रोच। इसके नाम में इस चीज़ का डेफिनेशन है जीरो रिकॉल। आपको कोई चीज़ रिकॉल नहीं करना है। आई विल प्रोवाइड यू सम फ्रेमवर्क, सम टेम्पलेट। उन टेम्पलेट्स को आपको समझना है एंड उन टेम्पलेट्स के बेसिस पे आपको अपना आंसर को स्ट्रक्चर करना है। और देखो यहाँ पे जो भी टेम्पलेट हैं इट्स नॉट लाइक कि कुछ रैंडम टेम्पलेट्स हैं। ये बेस्ड ऑन दी PYQs हैं। ये बेस्ड ऑन दी जो सब्जेक्ट का DNA है उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल देखो आपके सामने 2018 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। आई वांट कि आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। आराम से वीडियो पॉज करो, 5 मिनट लो, 7 मिनट लो और इस क्वेश्चन को प्रॉपरली आप अटेम्प्ट करो। नाउ आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा जितना आपको समझ में आया होगा। बट लेट बी ऑनेस्ट कि मान लो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो या तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं होगा, और जब आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं होगा देन यू विल राइट सम 2-3 जेनरिक पॉइंट और उसके बाद आप या तो स्किप कर दोगे या तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अगर हम इसको ज़ीरो रिकॉल फ्रेमवर्क पे लगाएं, ज़ीरो रिकॉल अप्रोच लगाएं, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ना देखो दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। जब भी हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है, सिर्फ अनाज उगाना नहीं है, वो पूरा एक सप्लाई चेन है फ्रॉम फार्म टू फोक। लैंड से लेके जो खाना हमारे प्लेट में आता है ये पूरा सप्लाई चेन जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर ही केटर करता है। जैसे मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्री प्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद आपका होता है प्रोडक्शन स्टेज होता है जो फार्मिंग स्टेज हम कहते हैं। इसके बाद आपका आता है एग्रीगेशन स्टोरेज का स्टेज। इसके बाद आपका आता है प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का स्टेज। इसके बाद आपका आता है मार्केटिंग का स्टेज। इसके बाद आता है आपका कंजम्पशन का स्टेज, मतलब आपका फोक हो गया। तो ये पूरा सप्लाई चेन जो है इसी को हम कहते हैं फार्म टू फोक, और यही आपका हो गया एग्रीकल्चर वैल्यू चेन फ्रेमवर्क। तो जब भी कोई क्वेश्चन इंडियन एग्रीकल्चर से आएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हर स्टेजेस में क्या काम हो रहा है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे प्रिपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम प्री प्रोडक्शन स्टेज की बात करें तो प्री प्रोडक्शन स्टेज में क्वालिटी सीड्स चाहिए होता है, यहाँ पे फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, यहाँ पे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे इरिगेशन की प्लानिंग होती है, यहाँ पे क्रेडिट चाहिए होता है, यहाँ पे फाइनेंस चाहिए होता है, यहाँ पे मशीनरी चाहिए होता है, यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्शन स्टेज में जहाँ पे एक्चुअल कल्टीवेशन होता है वहाँ क्या इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, सोइंग इंपॉर्टेंट होता है, प्लांटिंग इंपॉर्टेंट होता है, पेस्ट डिजीज़ कंट्रोल, मैकेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सस्टेनेबल फार्मिंग की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेज होता है एग्रीगेशन या फिर स्टोरेज, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेयर हाउस इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे साइलोज इंपॉर्टेंट होता है, कोल्ड स्टोरेज इंपॉर्टेंट होता है, वेयर हाउस इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, वैल्यू चेन की बात करते हैं, तो आपके GS3 में प्रॉपरली एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग। तो ये स्टेज वही बताता है फूड प्रोसेसिंग। जब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की, तो जो भी एक्टिविटी बिफोर हार्वेस्टिंग होता है सच एज सीड्स, सच एज प्रोवाइडिंग सीड्स, सच एज प्रोवाइडिंग फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, तो ये आपका अप स्ट्रीम होता है। एंड जो हार्वेस्टिंग के बाद होता है वो आपका डाउन स्ट्रीम होता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल पैकेजिंग, फॉर एग्जांपल स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स। सिंपली सेइंग तो अप स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम आपका सप्लाई साइड है और डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम आपका डिमांड साइड है। ठीक है, तो आप इस एग्री फ्रेमवर्क को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नाउ लेट मी शो यू। ये देखो आपका एग्री वैल्यू चेन फ्रेमवर्क हो गया। प्री प्रोडक्शन स्टेज, पोस्ट हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग वैल्यू चेन, मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो कोई भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएगा यहीं पे आप फिट करके देख सकते हो इसी फ्रेमवर्क पे कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं और क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। नाउ इस क्वेश्चन को हम देखें, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ मेंट बाय टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव।
तो हम यहाँ पे ज़ीरो रिकॉल अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, लेट मी शो यू। जैसे सबसे पहली बात है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी मिशन, ठीक है। आई एज्यूम कि आपको इसका आंसर नहीं पता, इसका डेफिनेशन नहीं पता है, फिर भी हाउ वी कैन बिल्ड इट लॉजिकली। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, सो ये प्रोग्राम क्या हो सकता है, इट मस्ट बी टारगेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम कुछ होगा। सेकंड थिंग, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मॉडर्न साइंसेस का यूज़ होगा, यहाँ पे इनपुट्स का यूज़ होगा, यहाँ पे सपोर्ट्स मिलेगा। एंड थर्ड थिंग इसकी टेक्नोलॉजी मिशन ही इंडियन एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, तो ये मिशन इंडियन एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगा, कोई भी टेक्नोलॉजी रहेगी हर स्टेज में हेल्प करेगा, चाहे हम फार्म की बात करें या फोक की बात करें। सो इट विल प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड मार्केट लिंकेजेस अक्रॉस एंटायर फार्म टू फोक। बस इसका डेफिनेशन बन गया। सो व्हाट इज technology mission in Indian agriculture? You can simply say technology mission in Indian agriculture is a targeted technology driven intensive program that applies modern sciences, that applied improved input, institutional support, market linkages across the entire farm to fork value chain। बन गया आपका टेक्नोलॉजी मिशन का डेफिनेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली जो क्वेश्चन था, जो कीवर्ड था, उसको ब्रेक किया और अपने एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के फ्रेमवर्क पे फिट कर दिया ना। यहाँ पूछा डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। जैसा हमने फ्रेमवर्क की बात की है कि जब भी टेक्नोलॉजी मिशन की बात होती है तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होंगे, और इसके ऑब्जेक्टिव कैसे पता चलेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव हर एक स्टेज पे होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव इसका प्री प्रोडक्शन स्टेज पे होगा, कुछ प्रोडक्शन स्टेज पे होगा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज पे होगा, प्रोसेसिंग स्टेज पे होगा, मार्केटिंग स्टेज पे होगा, इंस्टीट्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन स्टेज पे होगा। सो प्री प्रोडक्शन स्टेज में क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दैट इट एनहेंस एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजीज एंड इनपुट। प्रोडक्शन स्टेज में क्या हो सकता है, दैट इट हेल्प इन रेजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड फार्म एफिशिएंसी। पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में क्या हो सकता है, दैट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन वी कैन रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एंड इम्प्रूव हैंडलिंग। प्रोसेसिंग स्टेज में क्या हो सकता है, इट प्रमोट वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। मार्केटिंग स्टेज में कैसे हेल्प करेगा, दैट इट स्ट्रेंथन मार्केट लिंकेजेस एंड प्राइस रियलाइजेशन। लास्टली इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन सपोर्ट कैसा देगा, दैट इट विल हेल्प टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। जैसे मान लो आप प्री प्रोडक्शन स्टेज की बात करो, तो कैसे कोई टेक्नोलॉजी मिशन हेल्प करेगा, बेटर टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगा, बेटर टेक्नोलॉजी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे हेल्प करेगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, डिजीज़ रेजिलिएंट सीड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, सॉइल टेस्टिंग होगा तो सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगा। तो ये आपका प्री प्रोडक्शन स्टेज होएगा। प्रोडक्शन स्टेज में कैसे टेक्नोलॉजी मिशन फार्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, फॉर एग्जांपल वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ नमो ड्रोन दीदी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे फार्म मैकेनाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हैं, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट कैसे कम होगा, बाय बेटर हार्वेस्टिंग, बाय बेटर ग्रेडिंग, बाय एक्सपेंडिंग साइंटिफिक स्टोरेज। प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन में कैसे हेल्प करेगा, अभी हमने बात की, बाय मॉडर्नाइजिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स। नाउ मार्केटिंग का स्टेज है, यहाँ कैसे स्ट्रेंथन होगा, इट विल हेल्प इन फैसिलिटेटिंग रिन्यूवरेटिव मार्केट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात करें या फिर एमएसपी ऑपरेशन की बात करें, जहाँ भी ये रेलिवेंट होगा। एंड लास्टली इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी डिसमिशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एक्सटेंशन सर्विसेज। सो पूरे वैल्यू चेन में अलग अलग स्टेजेस में टेक्नोलॉजी मिशन किस तरीके से हेल्प करेगा, दिस फ्रेमवर्क विल ईजिली टेल यू। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एग्रीकल्चर, कमेंट ऑन इट्स बेनिफिट। तो बेनिफिट आप देखोगे प्री प्रोडक्शन स्टेज में क्या है, प्रोडक्शन स्टेज में क्या बेनिफिट है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में क्या बेनिफिट है, प्रोसेसिंग स्टेज में क्या है, मार्केटिंग स्टेज में क्या है, एंड लास्टली जब कंज्यूमर के पास पहुंचता है तब क्या बेनिफिट है। सो इन दिस वे एनी एग्रीकल्चर क्वेश्चन कैन बी ईजिली आंसर यूजिंग एग्रीकल्चर वैल्यू चेन फ्रेमवर्क। सो नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जैसे हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिशन की बात की, आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉपर टेक्नोलॉजी मिशन है अलग अलग क्रॉप्स को लेके। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड पल्सेस एंड मेज, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स है। आप देखोगे टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कोकोनट है,
आप देखोगे टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन है। तो इस तरीके से अलग-अलग क्रॉप्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेक्नोलॉजी मिशंस हैं। सो उन पर्टिकुलर क्रॉप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका भी अप्रोच आपका यही रहेगा एंड अगर ओवरऑल क्वेश्चन आया है तो भी अप्रोच यही रहेगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है मेज़ पे, कई बार क्वेश्चन पूछता है ऑयल सीड्स पे। तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू चेन के थ्रू, आप स्टेजेस के थ्रू देख सकते हो किस स्टेज में किस चीज़ की क्या रिलेवेंस है एंड इन दिस वे यू कैन ईज़िली स्ट्रक्चर योर आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये फ्रेमवर्क पता ना होता तो आप यही सोचते रह जाते कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बट चूंकि आपको ये फ्रेमवर्क पता है तो आप जब पहला पॉइंट लिखोगे, आप प्रोडक्शन स्टेज के बारे में लिखोगे, आप प्री प्रोडक्शन स्टेज के बारे में लिखोगे, तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेज किसके बारे में लिखना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मार्केटिंग। सो यू आर थिंकिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम इफ यू नो द फ्रेमवर्क बिफोर हैंड, एंड दिस इज वॉट द स्मैश प्रोग्राम इज ऑल अबाउट, द जीरो रिकॉल अप्रोच इज ऑल अबाउट। डेट कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम एक फ्रेमवर्क में डालेंगे जिससे आपका एक परफेक्ट आंसर आएगा। सो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू रिफ्लेक्सिव स्ट्रक्चर। आपको हर क्वेश्चन को याद नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, आपको फ्रेमवर्क को ध्यान में रखना है एंड ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट होंगे। नाउ देखो, जो एक परफेक्ट आंसर होता है, आंसर के बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। आपका इंट्रो होता है, आपका बॉडी होता है एंड कंक्लूजन होता है। एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप किसी आंसर में तीनों चीज़ लिखोगे, किसी पार्ट को आप छोड़ोगे नहीं। मान लो टाइम आपके पास नहीं है बिल्कुल, तब आप जो पूछा गया है उसको आप लिख सकते हो, डायरेक्टली आपने लिख दिया। बट यू हैव टू मेक श्योर, कोशिश आपको यही करनी रहेगी कि आप प्रॉपरली इंट्रो लिखो, प्रॉपरली बॉडी लिखो, बॉडी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया हर एक पार्ट को आंसर करो एंड लास्टली अपने आंसर को आप कंक्लूड करो। सो आंसर का सबसे पहला पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन। किसी भी क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो टोन सेट करता है, आपके आंसर को खोलता है। इट विल टेल द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन लिखते वक्त 2-3 चीज़ आप याद रखना कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन है उससे ही रेलेवेंट आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है, इंट्रोडक्शन आपका डेटा बेस्ड हो सकता है, इंट्रोडक्शन आपका रीज़न बेस्ड हो सकता है, इंट्रोडक्शन आपका सिग्निफिकेंस बेस्ड हो सकता है, आपका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड हो सकता है, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपसे पूछे, इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आया था कि एग्जामिन द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, या तो इंट्रोडक्शन आपका सिग्निफिकेंस बेस्ड होगा या तो इंट्रोडक्शन आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोनोलॉजी बेस्ड लिखते हैं तो यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग कि Quit India movement launched by Mahatma Gandhi on 8th of August 1942 was a final upsurge against British rule. It mobilized people across classes and region, demonstrating India irreversible demand for complete independence. इसी को आप significant based भी कर सकते हो। For example, the Quit India movement of 1942 symbolized the culmination of decade of struggle, यूनाइटिंग द एंटायर नेशन अंडर द कॉल ऑफ डू और डाई। तो यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस बता दिया, डू और डाई का सिग्निफिकेंस बता दिया, आपने टोन सेट कर दिया दैट दिस मूवमेंट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ डेकेड ऑफ स्ट्रगल्स। इसी तरह मान लो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो जहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, आपके पास कॉन्टेक्स्ट होगा, आप उससे भी इंट्रोडक्शन कर सकते हो या फिर आप आर्टिकल के थ्रू इंट्रोडक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एग्जामिन राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट। सो इसका इंट्रोडक्शन आप आर्टिकल के थ्रू कर सकते हो दैट फंडामेंटल राइट्स आर दोज एसेंशियल राइट्स दैट गारंटी इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी एंड दीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। सो अमंग देम द राइट टू इक्वालिटी फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो इस तरीके से आपने राइट टू इक्वालिटी का सिग्निफिकेंस बता दिया, प्लस यहाँ पे आपने एक लाइन में आर्टिकल भी बता दिया कि आर्टिकल 32 के थ्रू ये एनफोर्सेबल है। इकॉनमी का कोई क्वेश्चन हुआ वहाँ पे आप इंट्रो डेटा के थ्रू कर सकते हो, रिपोर्ट्स के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। इनफैक्ट कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आप बजट इकोनॉमिक सर्वे को भी कोट कर सकते हो कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे, या फिर बजट ने ये कहा था। लेट मी शो यू। जैसे आप इसी एग्जांपल को देखो, यहाँ देखो एमएसएमई वाले एग्जांपल पे, यहाँ पे डेटा से शो किया गया है एमएसएमई कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, 29% ऑफ जीडीपी एंड 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। उसी तरह आप यहाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा गया था डू यू थिंक लैंड पुलिंग इज वायबल एंड बेटर अल्टरनेटिव टू लैंड एक्विजिशन इन इंडिया। ना देखो, लैंड पुलिंग इट्सेल्फ एक ऐसा टॉपिक है या फिर ऐसा कीवर्ड है जो हो सकता है कि बहुत ऑब्वियस ना हो, डिफाइन ना हो, तो प्रॉपरली आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो डेफिनेशन के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो ट्रांसपेरेंसी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, सिटीजन चार्टर पे आ रहा है, रीजनलिज्म पे आ रहा है, सेकुलरिज्म पे आ रहा है, इन क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप डेफिनेशन बेस्ड भी कर सकते हो। सो इन दिस वे आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव होते हैं, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपना इंट्रो करने के लिए। जब हम पीवाईक्यूज़ करेंगे तो पीवाईक्यूज़ में जो भी इंट्रो दिया रहता है
उनको आप देख सकते हो, इनफैक्ट उन इंट्रो को आप उठा सकते हो, लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट आप मल्टीपल जगह अपने इंट्रो को, अपने कंक्लूजन को यूज़ कर सको। नाउ आफ्टर इंट्रोडक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इज़ बॉडी पार्ट। एंड यहाँ पे देखो मल्टीपल चीज़ आपको यहाँ दिख रहा होगा। डोंट वरी, मैं एक एक चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ये मल्टीपल अप्रोच हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी अप्रोचेज़ हैं जो हम जिस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे। स्फीयर अप्रोच हो गया, ब्रिज्ड स्पेसिफिक अप्रोच हो गया, क्लीन एंड फेयर जज अप्रोच हो गया। पेस्टल बहुत फेमस है, बट बहुत लोग पेस्टल को बहुत नैरो में यूज़ करते हैं। पेस्टल के मल्टीपल सब डायमेंशन होते हैं, आपको उनको भी देखना होगा सो दैट आप मल्टीपल जगह यूज़ कर पाओ। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इसकी हमने बात कर ली है। STDE अप्रोच साइंस एंड टेक के लिए, स्ट्रक्चर अप्रोच एंड SDG अप्रोच, हर अप्रोच की हम बात करेंगे। बट बिफोर बॉडी पार्ट लेट अस सी कंक्लूड आपको कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन को कंक्लूड करने का मतलब ये होता है कि आप उसका एंड कर रहे हो। हम लोग इंट्रोडक्शन के थ्रू क्वेश्चन को खोलते हैं एंड कंक्लूजन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को रैप अप करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि कंक्लूजन में आप कभी भी कोई न्यू आइडिया सजेस्ट नहीं करोगे। कंक्लूजन आपका कभी भी वन साइडेड नहीं रहेगा एंड कंक्लूजन आपका कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो इंट्रोडक्शन है उसी को आप रिपीट कर रहे हो। कंक्लूजन आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, कंक्लूजन आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कंक्लूजन आपका बैलेंस होना चाहिए, आपके कंक्लूजन में आपकी मैच्योरिटी शो होनी चाहिए। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंक्लूजन, इट शुड समराइज योर होल आंसर। एंड कंक्लूजन में आप कुछ पावरफुल कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप साइंस एंड टेक में यूज़ कर सकते हो जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। उसी तरह माल न्यूट्रिशन में, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो दैट इंडिया इज़ मूविंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत है उसी तरीके से आत्मनिर्भर कृषि होता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि मेक इन इंडिया से हमको मूव करना है, मेक फॉर दी वर्ल्ड। सो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन यूज़ कर सकते हो, बिफोर हैंड प्रिपेयर कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आपको अप्लाई करना होता है। नाउ देखो कुछ चीज़ें आप याद रखना। फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को कंक्लूड करने का 2-3 तरीका है। या तो जो क्वेश्चन लिखा गया है फाइनली उसकी कोई कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है आप उसको बता दो। अदरवाइज आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में ये भी बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मूवमेंट बाकी आने वाले मूवमेंट के लिए कैसे ग्राउंड सेट किया। फॉर एग्जांपल 1857 के रिवॉल्ट पे मान लो क्वेश्चन आ रहा है, आप कंक्लूड कर सकते हो कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मे हैव फेल्ड मिलिटरीली बट इट सक्सीडेड इन प्लांटिंग द सीड ऑफ एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस एंड दस लेड द साइकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट दैट फॉलोड। तो कोई एक मूवमेंट उसके बाद के मूवमेंट के लिए कैसे ग्राउंड बनाता है, कैसे फाउंडेशन बनाता है, आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कंक्लूजन प्रिपेयर कर सकते हो डैट इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक इम्पेरेटिव बट अ सोशल एंड एथिकल नेसेसिटी फॉर इंडिया। सो इन दिस वे कुछ सेट ऑफ कंक्लूजन आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो जो हम PYQs करेंगे वहाँ से भी आपको कंक्लूजन मिलेगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो, बॉडी तो मान लो चलो आप लिख लेते हो, इंट्रो करने में बहुत इशू आता है और कंक्लूड करने में बहुत इशू आता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ कंक्लूजन रहेंगे, कुछ सेट ऑफ इंट्रोडक्शन रहेंगे, तो उनको आप रेट्रोफिट कर सकते हो बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से आप आराम से इंट्रो लिख सकते हो एंड कंक्लूड कर सकते हो। एक बार आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सॉर्ट आउट हो जाएगा, सो उसके बाद हम आते हैं द जीरो रिकॉल अप्रोच फॉर द बॉडी फ्रेमवर्क। ओके, सो द फर्स्ट अप्रोच इज स्फीयर अप्रोच। दिस इज योर स्फीयर अप्रोच। एस से आपका स्टेक होल्डर होगा, पी से आपका पॉलिसी होगा, पी से आप पॉलिटिकल भी कर सकते हो। H स्टैंड फॉर ह्यूमन, E स्टैंड फॉर इकॉनमी एफिशिएंसी, R स्टैंड फॉर राइट बेस्ड रूल ऑफ लॉ, E स्टैंड फॉर एथिकल और एनवायरमेंटल। जैसे हम पेस्टल अप्रोच में देखते हैं ना, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिकल, उसी तरह स्पीयर फ्रेमवर्क है एंड बेस्ड ऑन दिस फ्रेमवर्क मल्टीपल गवर्नेंस क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। बिकॉज एवरी इंस्टीट्यूशन, चाहे हम सिविल सोसाइटी की बात करें, मीडिया की बात करें, प्रेशर ग्रुप की बात करें, दे इन्फ्लुएंस गवर्नेंस अक्रॉस ऑल दिस 6 फंडामेंटल डायमेंशन। ये फंडामेंटल डायमेंशन है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट द स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। ये 2024 में पूछा गया था। अब आप क्या करो कि वीडियो पॉज करो और इसका आंसर करने की कोशिश करो। जो आपको आता है, जो समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख के उसको करो। नाउ आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा एंड जब हम गवर्नेंस पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे। बट बेस्ड ऑन दिस स्फीयर अप्रोच, SPHERE,
हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है क्रिटिकली इवेल्युएट द स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। तो आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनके स्ट्रेटेजी को आपको इवेल्युएट करना है। द कीवर्ड इज इन रिसेंट ईयर। इन रिसेंट ईयर लिखने से ना क्वेश्चन का मतलब बदल गया। अगर इन रिसेंट ईयर नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन इतना होता क्रिटिकली इवेल्युएट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लिखा जाता। बट चूंकि यहाँ पे इन रिसेंट ईयर बोल दिया है, इसका मतलब आपको ये बताना है यहाँ पे कि रिसेंटली किस तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो चेंज हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ये अप्रोच लगाते हैं तो सबसे पहले आपका हो गया स्टेक होल्डर। सो स्टेक होल्डर से हम ये देख सकते हैं कि पहले पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के स्टेक होल्डर कौन थे, अब कौन बन गए। पहले की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेटेड बीपीएल अप्रोच लगता था। बट अब क्या है, अब पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो गया है। फॉर एग्जांपल अब देखोगे तो उज्ज्वला योजना हो गई, सौभाग्य योजना हो गया, पीएमजे योजना हो गया, ये यूनिवर्सल कवरेज की बात करता है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर में कैसे चेंज आया, पहले टारगेटेड बीपीएल था, अब क्या हो गया, अब पार्टिसिपेटरी इंक्लूजन हो गया। इसके बाद हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिसीज़ की बात करते हैं। अर्लियर क्या अप्रोच था, फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज़ था, फ्रेगमेंटेड स्कीम था। बट अब क्या हो गया, अब जैम अप्रोच आ गया है, अब डीबीटी अप्रोच आ गया है। सो फ्रॉम फ्रेगमेंटेड पेपर पेन बेस्ड अप्रोच से टेक इनेबल्ड अप्रोच आ गया है। नेक्स्ट आप देखो, एस से आपका ह्यूमन हो गया, सोशल हो गया। अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच क्या था, तो दे फोकस मोर ऑन कंजम्पशन, बट अब अप्रोच क्या है, दे फोकस मोर ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटी। सो फ्रॉम रिलीफ बेस्ड अप्रोच द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नाउ फोकसेज ऑन डेवलपमेंट सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इकॉनमी या फिर एफिशिएंसी। अर्लियर अप्रोच क्या था, तो वेज सपोर्ट अप्रोच था, कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देना है। बट अब क्या है, लाइवलीहुड बेस्ड अप्रोच। अब क्या है, मार्केट लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट अप्रोच। तो सपोर्ट देने से अच्छा ये है कि अब हम स्किल दे रहे हैं, अब हम वेज दे रहे हैं, अब हम जॉब दे रहे हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात कर सकते हो आप, ओडीओपी की बात कर सकते हो, मुद्रा की बात कर सकते हो, स्किल इंडिया की बात कर सकते हो। ठीक है, नाउ आर रूल ऑफ लॉ या फिर राइट बेस्ड। अर्लियर पॉवर्टी एलिवेशन का अप्रोच क्या था, दैट इट वाज अ चैरिटी बेस्ड वेलफेयर अप्रोच, बट नाउ इट इज़ अ राइट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी अप्रोच। चाहे हम मनरेगा की बात करें, चाहे हम सोशल ऑडिट्स की बात करें, सिटीजन डैशबोर्ड की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। अर्लियर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या था, देवर एडहॉक डिलीवरी बेस्ड अप्रोच with weak accountability, but now it is a right based, it is a accountability based and welfare based approach. Next one, ethical environmental. Earlier approach कैसा था, earlier approach were short term relief, but now the approach is more of a sustainable, more of a climate resilient poverty strategy. For example, हम clean cooking की बात कर सकते हैं, हम जल जीवन की बात कर सकते हैं, हम क्लाइमेट प्रूफिंग लाइवलीहुड की बात कर सकते हैं। सो दिस इज योर स्फीयर अप्रोच। नेक्स्ट इज ब्रिज्ड स्पेसिफिक अप्रोच। मेनली आपको ये आईआर के क्वेश्चन में हेल्प करेगा, बिकॉज आईआर के जो भी क्वेश्चन है आप इन डायमेंशंस पे खोल सकते हो। यू कैन आंसर एनी आईआर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डायमेंशन। आपको आईआर के क्वेश्चन को इन डायमेंशंस पे खोलना है, एंड दिस डायमेंशन विल टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। द फर्स्ट लेटर इज बी, यू कैन स्किप दिस। Second one is R, regional and geopolitical sub-region. I, ideational, basically conceptualization, representation of idea. D, defense security. G, global challenges. E, economy and trade. D, domestic political interference. S, science and tech, space cooperation. P, political, strategic. E means environmental energy. C, culture to culture, people ties. I, institutional, legal, multilateral dimension. F, future prospect. I, institutional mechanism. C, connectivity and S, social and humanitarian cooperation. सो इन डायमेंशंस पे आप आईआर के किसी भी क्वेश्चन को खोल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को ओपन कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में पूरा का पूरा डायमेंशन लग जाएगा। आपको ये देखना होगा कि किस रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना की बात कर रहा है तो यहाँ पे कुछ अलग डायमेंशन रहेंगे। इंडिया मालदीव्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन यूज़ होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इस क्वेश्चन को देखो, इंडिया मालदीव्स रिलेशन आर लिंक्ड टू म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक्सप्लेन। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सो इस क्वेश्चन में हम क्या बात कर सकते हैं, हम आर की बात कर सकते हैं, रीजनल जियो लोकेशन इन इंडियन ओशियन, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया मालदीव्स के लिए।
आप डी की बात करोगे, डिफेंस में म्यूचुअल इंटरेस्ट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी में म्यूचुअल इंटरेस्ट है। ई की आप बात करोगे, इकोनॉमी को लेके म्यूचुअल इंटरेस्ट है। डी की बात करोगे, डोमेस्टिक पॉलिसी को लेके म्यूचुअल इंटरेस्ट है। आप पी की बात करोगे, पॉलिटिकल या फिर स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, फॉर एग्जांपल चाइना का एंगल आ गया, स्ट्रेटेजिक एंगल, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आती है, सागर डॉक्ट्रिन आता है। ई से आप देखोगे एनवायरमेंटल क्लाइमेट कोऑपरेशन में म्यूचुअल इंटरेस्ट है, सिंस मालदीव्स इज अ लो लाइंग आइलैंड स्टेट, सो ये वनरेबल है सी लेवल राइज से। इंडिया का यहाँ पे एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप सी की बात करोगे, कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज, आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात करोगे, आप यहाँ पे टूरिज्म की बात करोगे। सो इन दिस वे, थ्रू ब्रिज्ड स्पेसिफिक अप्रोच, आपको मल्टीपल डायमेंशन मिल जाएंगे कि कैसे इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट फ्रेमवर्क देखो, क्लीन एंड फेयर जज अप्रोच। लेट मी शो यू। ये फ्रेमवर्क मोस्टली आपको जीएस पेपर 2 में हेल्प करेगा। सो व्हाट डज एक्रोनिम स्टैंड फॉर? सी से आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, एस से लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल, ई से एग्जीक्यूटिव, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, एन से नॉर्मेटिव। नाउ व्हाट इज दिस क्लीन? क्लीन इज अ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल लेंस। तो किसी भी हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को अलग अलग लेंस से देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस क्या होता है, उसमें अलग अलग डायमेंशन है, ये आपके डायमेंशन है। उसी तरह जब हम लोग फंक्शनल लेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल आ जाएगा, ए से अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आएगा, आई से इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजरल आएगा, एंड आर से रेगुलेटरी आएगा। ये आपका हो गया फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल लेंस। एंड लास्टली जब हम जज की बात करते हैं, दैन इट इज़ अ इवेल्युएटिव लेंस। जे से जुडिशियल, अब से आप होल्डिंग फेडरलिज्म, डी से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल बैलेंस, जी से गवर्नेंस, ई से एथिकल। सो GS2 के गवर्नेंस के बहुत से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आई वुड से आपका क्लीन एंड फेयर जज अप्रोच से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, पेस्टल अप्रोच। पेस्टल अप्रोच बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, बट द थिंग इज़ कि हम लोग बहुत ही नैरोली पेस्टल अप्रोच को यूज़ करते हैं। पी से सिर्फ पॉलिटिकल समझते हैं, बट पॉलिटिकल के अलग अलग डायमेंशन है। पॉलिटिकल के आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर के डायमेंशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड लीडरशिप स्टेबिलिटी, यह आपका पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया। सेम इकोनॉमी से आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, लेबर, इंडस्ट्रियल बेस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंस। सेम गोज फॉर सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। जब आप इन सब डायमेंशंस के बारे में जानोगे तभी आप इजीली पॉइंट्स को जनरेट कर पाओगे, प्लस आप इंटर कनेक्शन बैठा पाओगे। जैसा मैंने बात किया था, जैसा मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपको पेपर में, आपको आंसर में डॉट्स को कनेक्ट करना है। सो आई वुड से इट इज़ नॉट जस्ट अ पेस्टल अप्रोच, इट इज़ अ पेस्टल प्लस अप्रोच, क्योंकि वी आर मूविंग, वी आर सीइंग बियॉन्ड पेस्टल अप्रोच। ठीक है, नाउ आफ्टर पेस्टल अप्रोच, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन अप्रोच हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद देखो STDE अप्रोच। ये अप्रोच मेनली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन के लिए है। व्हाट डज STDE अप्रोच स्टैंड फॉर? STDE मीन्स साइंस एंड टेक डीकम्पोजिशन इंजन। साइंस एंड टेक डीकम्पोजिशन इंजन। जैसे हमने एग्रीकल्चर में सप्लाई चेन के बारे में बात किया, उसी तरह जब हम लोग साइंस एंड टेक में STDE अप्रोच के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस को आपको ध्यान रखना है। प्रिडिक्शन, मॉनिटरिंग का स्टेज होता है, प्रिपेयर्डनेस का स्टेज होता है, रिस्पांस का, रिकवरी का, कम्युनिकेशन का, गवर्नेंस का। किसी भी टेक्नोलॉजी को, चाहे हम AI की बात करें, बायोटेक की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, नैनोटेक की बात करें, टेक की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, उनको इन डायमेंशंस में हम लोग ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल UPPCS में क्वेश्चन आया था कि रोल ऑफ AI इन हेल्थ केयर। नाउ व्हेन वी अप्लाई दिस अप्रोच इन दिस क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? सबसे पहला स्टेज है प्रिडिक्शन का, देन AI हेल्प इन प्रिडिक्टिंग आउटब्रेक्स, कैंसर रिस्क, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके बाद मॉनिटरिंग का है, तो थ्रू AI वी कैन ट्रैक आवर हार्ट रेट, वी कैन ट्रैक आवर शुगर, BP, ऑक्सीजन। प्रिपेयर्डनेस की बात करें, सो AI हेल्प इन ड्रग रिकवरी, AI हेल्प इन वैक्सीन डिज़ाइन, किस तरीके से प्रिपेयर करता है। रिस्पांस की बात करें, AI इंटरप्रेट एक्सरे, AI इंटरप्रेट MRI स्कैन, पैथोलॉजी इमेजेस। रिकवरी, AI सपोर्ट फिजियोथेरेपी, AI सपोर्ट रिहेबिलिटेशन, AI सपोर्ट एल्डरली केयर। नाउ कम्युनिकेशन, you can say कि medical chatbot use AI to help patient with symptoms and give them basic advice। telemedicine में यूज़ होता है AI का। now governance की बात करें, then AI help allocate beds, allocate oxygen, ambulance, insurance claim। so in this way
एआई हर एक स्टेज में किस तरीके से हेल्प करता है, यू कैन सिंप्लीफाई योर आंसर थ्रू एसटीडीई अप्रोच। इसी तरह क्वेश्चन आया था इम्प्लीकेशन ऑफ ई टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर, तो प्रिडिक्शन में क्या होगा, वेदर अलर्ट। मॉनिटरिंग में क्या होगा, आईओटी हेल्प टू मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर, वी कैन मॉनिटर क्रॉप हेल्थ थ्रू ड्रोन। नाउ प्रिपेयरनेस में क्या होगा, एप्स हेल्प इन क्रॉप प्लानिंग, दे हेल्प इन सूइंग विंडोज, कब हमको क्या उगाना है। रिस्पांस में क्या होगा, रिस्पांस बेसिकली ऑपरेशन होता है, तो ड्रोन स्प्रेइंग की बात कर सकते हो, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, मैकेनाइज्ड सोइंग की बात कर सकते हो। रिकवरी में यहाँ पे बेटर यील्ड की बात कर सकते हो, लोअर इनपुट कॉस्ट की बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन में आप बात कर सकते हो किसान कॉल सेंटर की, व्हाट्सएप एडवाइजरी की बात कर सकते हो। गवर्नेंस में आप बात कर सकते हो, यहाँ पे ई नैम की बात कर सकते हो, यहाँ पे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की बात कर सकते हो, यहाँ पे भू लेख की बात कर सकते हो, यहाँ पे फास्टर क्रेडिट की बात कर सकते हो। सो इन दिस वे multiple science and tech question can be easily solved using STD approach. Now next one is structure approach. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको एनालाइज करने के लिए देगा, फॉर एग्जांपल यूएन, सार्क, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, फॉर एग्जांपल प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करो और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर अप्रोच है उसको प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई करो। एल्स व्हाट यू कैन डू कि बिना अप्रोच को देखे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, राइट। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन को आप इस स्ट्रक्चर अप्रोच से ईजिली सॉल्व कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस स्ट्रक्चर अप्रोच। आपका एस क्या बोलता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। हम यूएन की बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, it reflect 1945 power realities, not the today world power. So they have poor representation and poor legitimacy. इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। इसके बाद टी क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट, पॉलिटिकल विल। यूएन ऑर्गेनाइजेशन में वीटो पॉलिटिक्स होता है, ट्रस्ट डेफिसिट है। जो मेजर पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, फ्रांस, दे ऑफन पैरालाइज डिसीजन मेकिंग। थर्ड वन इज आर मीन्स रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी कंस्ट्रेंट। Obviously, there are resource, capability, and coordination gap that weaken peacekeeping and enforcement of UN decision on the ground. Next one, unequal influence and power symmetry. Since there is power symmetry in UN organization, powerful nation, powerful countries often evade consequences, while weaker state face strict action. Next one, C, coordination and enforcement weaknesses. You already know कि UN often struggle to coordinate between Security Council, General Assembly. Enforcement of any resolution depend on the member state willingness to contribute troops. तो एनफोर्समेंट की वीकनेसेस है, कोऑर्डिनेशन की वीकनेसेस है। इसके बाद टी, टेक्नोलॉजिकल गैप, जो साइबर वॉरफेयर हो रहे हैं उसको टैकल करने के लिए अभी तक यूएन में कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट वन, यू, अंडर परफॉर्मेंस, आउटकम डेफिसिट। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, ईस्टर्न यूरोप में मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मैसिव सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट यूएन इज़ नॉट एबल टू प्रिवेंट और हॉल्ट दिस जेनोसाइड। सो देयर इज़ अ परसेप्शन ऑफ क्रॉनिक अंडर परफॉर्मेंस ऑफ यूएन। लास्ट वन आपका है आर, रिफॉर्म, एंड ई जो है आपका इवेल्युएशन। सो दिस यू कैन से ये वे फॉरवर्ड हो सकता है, किस तरीके से रिफॉर्म करना है, क्या रिवाइवल पाथ होना चाहिए। प्रपोजल फॉर सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, restricting use of veto in case of mass atrocities, and strengthening preventive diplomacy. The last one is evaluation and contemporary relevance. So you can say कि although the UN has not prevented all the war, but it has provided platform for dialogue, norms against nuclear proliferation, mechanism for peacekeeping. So the challenge is not to discard the UN, but to reform it so that it can address the 21st century security threat more effectively and equitably. ठीक है, तो through this structure approach you can analyze any organization, be it UN, SARC, WTO. आपको यही पैरामीटर यूज करना है। Now the last one is ट्रिपल लेयर इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इस अप्रोच को मैं जब इंटरनल सिक्योरिटी आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हम इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द अप्रोचेस। यहाँ मैंने टोटल 8 अप्रोच की बात की है। कुछ अप्रोच ऐसे भी हैं जो हम जब क्वेश्चंस करेंगे, जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया
जीएसएम अप्रोच है, जनरल स्टडीज़ मेंस अप्रोच, एसडीजी अप्रोच एक इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अप्रोच। सो 2-4 अप्रोच और हैं जो हम जब क्वेश्चन करेंगे, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, आप क्या करोगे, जो भी अप्रोचेज़ मैंने यहाँ बताए हैं उनको देखना, जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं आज, आप फिर से उनको अप्रोचेज़ के थ्रू लिखने की कोशिश करना। ऑल्दो इन सारे क्वेश्चंस को हम टैकल तब भी करेंगे प्रॉपर्ली जब हम सब्जेक्ट को डील करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फ्रेमवर्क को देखो, टेम्पलेट को देखो और उनको अप्लाई करो। जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे, जितना आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उतने ही ईज़िली आप क्वेश्चंस में इनको लगा पाओगे और पॉइंट्स जनरेट कर पाओगे। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी एंड आई होप कि आंसर राइटिंग को लेके बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जैसे-जैसे हम कोर्स में बढ़ेंगे आगे और भी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएँगी। ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट।